उस दौरान मैं फैजल खान को सिखाता था। उस टाइम पे एक पिक्चर बन रही थी मदहोश। विक्रम भट्ट चाह रहे थे कि पिक्चर में वीरू देवगन आए, तो फैजल ने विक्रम भट्ट को बोला। उसी दिन नसीब खराब थी कि राहुल रॉय का बर्थडे था, उसके चलते हमको मिल गई बाजी। फिर उसके बाद हमने एक फ्रंटल शॉट जो आमिर भाई ने रियल दिया है, तो शरद जी को तो लाइव दिख रहा है कि आमिर यार परफॉर्म कर रहा है कैमरे के बाहर, उनका शॉट नहीं है। 11-12 दिन आमिर भाई ने सर से नहाया नहीं था। आवारा पागल दीवाना की थी वो मैट्रिक्स वाला सीक्वेंस। अक्षय भागे भागे और वो प्लेन पे जंप करना था उनको, पायलट को रुक जाना था। अमित जी वो आए, अरे अब्बास मियां क्या है सर, आप ऐसा आएंगे, वो मैनेजर भागेगा, आप इसको पकड़ के मारेंगे। मेरे 5 कैमरे लगे हुए, गोरेगांव से लेके हंदरी तक ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस वालों ने आया, बोला भाई अभी आप शूटिंग खत्म करो, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सिंगल शॉट में अमित जी ने वो सीक्वेंस किया। मैं सत्याग्रह कर रहा था, प्रकाश झा की, सब आर्टिस्टों के ऊपर छाते हैं, करीना, अजय भाई, अर्जुन रामपाल, सबके बॉयों ने छाता पकड़ा, अमित जी ऐसे ही बैठे धूप में। इस बीच में मैं जा रहा हूँ चक्रव्यूह का लोकेशन देखने, पंचमढ़ी, स्लोप था ऐसा, और मेरा पैर स्लिप हुआ। और वो पूरा सीक्वेंस जो है मनोज बाजपेयी का जो चेज है, पूजा जी ने मुझे जिसम, श्रीलंका हम लोग गए थे, काफी पिक्चरें मैंने, विक्रम भट्ट की राजस्त्री, हम लोग पिक्चर कर रहे थे, आप मुझे अच्छे लगने लगे। और ऋतिक की डेट थी, उसका इंट्रोडक्शन मैं शूट कर रहा हूँ। तो अरबाज का ऑपरेशन चल रहा है नानावटी में, और SNTT में मैं ऋतिक का शूट कर रहा हूँ। मतलब अगर अजय भाई को हम अक्षय वाला स्टाइल का एक्शन दे दें तो वो उनको सूट भी नहीं करेगा। आमिर भाई का एक अलग करने का तरीका है, एक सलमान भाई का अलग करने का तरीका है। सलमान भाई की मैंने 10 पिक्चरें की है। सलमान ने बोला कि अब्बास इधर घुसा दे अभी नाइफ। पिक्चर की कहानी है कि काजोल का रेप हुआ है और जो दूसरी काजोल है वो मारेगी। नीरज जी के यहाँ तो बजटिंग का इशू ही नहीं है, काम अच्छा चाहिए। हर चीज के हर सीक्वेंस के आप एक रेसल करके मुझे दिखा दो, उसको एडिट करके दिखा दो, क्लियर कट एकदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूत्रधार विद विनीत राय के एक और नए एपिसोड में। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे इंसान जिनका नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है जबरदस्त एक्शन, दिल धड़काने वाले स्टंट्स और रियलिस्टिक कोरियोग्राफी। इनका सफर एक छोटे से सपने से शुरू होकर आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर्स में गिना जाता है। इन्होंने आमिर खान से लेकर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जी से लेकर मनोज बाजपेयी और अभय देओल जैसे इंटेंस एक्टर तक सभी के साथ ऐसे इंस्टेंट डिजाइन किए हैं जो आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। हेरा फेरी, गुलाम, खिलाड़ी 420, चक्रव्यूह और हाल ही में स्पेशल ऑप्स और खाकी जैसे प्रोजेक्ट भी किए हैं। ये सब उनके विजन और डेडिकेशन से हो पाया है। प्लीज वेलकम भारत के दिग्गज एक्शन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर अब्बास अली मोगल जी का। अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। थैंक यू विनीत फॉर कॉलिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉकीज में मतलब इट्स माई नॉस्टैल्जिक मूवमेंट होता है ना, आपकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं और आपकी फिल्मों के बारे में इतना पढ़ा है। थैंक यू। और मैं 1-2 दिन से आपके बारे में पढ़ भी रहा हूँ और बहुत मज़ा आएगा मुझे आपसे बात करने में, और कुछ आने वाली जनरेशन को सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। मेरा ध्येय हमेशा ये होता है कि लोग आपके जीवन से और आपकी अभी तक की जर्नी से कुछ सीख पाएँ। और बच्चे सीख पाएंगे और अच्छे लोग इंस्पायर हो पाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री और अच्छे से ग्रो करेगी। तो हर इंसान की शुरुआत, जैसे बचपन के बारे में अगर बात ना हो तो वो थोड़ा सा वो रहेगा कि बचपन में किस तरीके से आपके फादर का रोल क्या रहा और किस तरीके से आपका रुझान इंडस्ट्री की तरफ आया, ज़रा वो मुझे आप बताइए। ज़रूर। जैसे कि मतलब मेरे फादर हबीब अली मोगल इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से वो कैरेक्टर एक्टर करते थे, विलन पहले के ज़माने में, मतलब बसंत स्टूडियो हुआ करता था जी, तो उसमें हर पिक्चर में वो विलन होते थे। तो मतलब काफ़ी पिक्चरें की हैं उन्होंने, 150-200 पिक्चरें जी। इनको शौक उठा फिल्मों में काम करने का, तो ये ईरान से भाग के आए थे एट द एज ऑफ 17। अरे वाह।
तो इनको शौक था कि ये टार्जन की आवाज़ बहुत निकालते थे, इंग्लिश पिक्चरें बहुत देखते थे। तो जॉनी विसमुलर, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ या पता नहीं, तो उनकी ये टार्जन की पिक्चरें बहुत देखते थे, तो उनकी वो वॉइस निकालते थे टार्जन की। तो वो देख के बसंत स्टूडियो के जो होमी वाडिया जी हैं, उन्होंने फिर इनको इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया। तो आई थिंक इनकी पहली पिक्चर 1940s में पहली पिक्चर थी शायद। तो उनकी भी काफ़ी लिस्टें हैं पिक्चरों की। पहले क्या था कि काम ज़्यादा था, पैसे मंथली बेस पे आपको मिलते थे जी। तो किसी प्रोड्यूसर ने अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर फादर और उनके दोस्त लोग हम लोग को बताया करते थे कि हम लोग प्रोड्यूसर को अगर पैसा नहीं देता है तो कहाँ पकड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह तो ऑफिस में मिलते नहीं है, कोई भी बोलेगा भाई है ही नहीं। तो हम लोग सुबह सुबह वो घर पे पहुंच जाते थे, नॉक करते थे, तो अंदर से आवाज़ आती थी कौन है, तो हम लोग बोलते थे दूध वाला। अच्छा। तो वो प्रोड्यूसर खोलता था तो हम लोग पकड़ते थे, ला भाई पैसा दे। तो वो सब चीज़ें फादरों ने फेस की हुई हैं जी। फिर जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, तो वो स्कूल में जैकी साहब भी थे, हमारे जैकी दादा। अच्छा। वो स्कूल में वो सीनियर थे, मेरे बड़े भाई हैं 2 साल वो मेरे से आगे थे, तो उनके साथ में जैकी साहब भी मतलब पढ़ते थे। अब स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा, जी। तो कैसे वैसे करके कम परसेंटेज में मैट्रिक तो पास हो गए, लेकिन बचपन से मैं फादर को देखता था और उनको मैं कॉपी करता था आईने के सामने जी। कि मेरे फादर का लहजा बहुत, अगर आपने पिक्चर धर्मात्मा, शोले, अपराध, गीता मेरा नाम, अरब बनते थे ये, जी। तो काफ़ी उनका एक ईरानी लहजा था। जी। तो अगर आपने धर्मात्मा देखी तो उनका एक डायलॉग था जंगूरा, मतलब वैसा वॉइस वो निकालते थे। राइट राइट। तो वो देख के मैं हमेशा उनको कॉपी करता था, और जब मैंने शोले देखी थी तो मैंने अमजद भाई को भी मैं बहुत कॉपी करता था। तो हमारे गली में अगर कोई ओकेशन है गणपति का, तो उसमें मैं खड़े होके, मेरे को बोलते थे यार अब्बास जरा स्टेज पे डायलॉग बोलना यार, तो मैं अमजद भाई का शोले का पूरा कॉपी करता था और मेरे डैड का कॉपी करता था, लोगों की तालियां ये वो सब। अब इंटरेस्ट था कि मैं यार पिक्चर में आऊं कैसे भी करके, एक्टिंग का एक बहुत शौक था जी। लेकिन उसमें जब आप मैट्रिक जब पास करते हो तो आपकी उम्र इतनी कम होती है, 17 बरस में, आप शायद 16-17 में आप मैट्रिक पास करा देता, हर कोई कर लेता है। जी। तो उस टाइम पे उम्र कम थी और एक्टर के हिसाब से कोई ना उम्र बड़ी थी ना छोटी थी, तो हम बीच में ही रह गए। जी। और मुझे याद है कि हम 71 में एक पिक्चर आई, अपना रिलीज हुई थी 72 में, 36 घंटे। तो उसमें एक डायरेक्शन डिपार्टमेंट से कोई आया था हमारे घर पे, वो हमारे फादर को कुछ डेट देनी थी उनको। तो उन्होंने देखा कि मैं और मेरे भाई खड़े थे, तो हम लोग थोड़ा छोटे थे मतलब, तो उन्होंने पूछा ये दोनों बच्चे किसके हैं, तो बोले कि वो मेरे हैं। तो बोले हबीब भाई इनको भी लेके आ जाइए ना शूटिंग में। जी। तो रंजीत और दत्त साहब का एक छोटा बचपन का रोल है। जी। जी। तो डैड बोले ठीक है, तो हम लोग चले गए, वो सीन भी है क्लिप में है वो। जी। तो हम लोग घर बना रहे हैं, मेरे फादर आके घर तोड़ते हैं, फिर हम लोग भागते हैं, और जैसे पहले की पिक्चरों में होता था नॉर्मली भागे भागे बड़े हो भागे गए। और बड़े हो गए। जी। तो मैट्रिक पास करने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, और कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं था मुझे, जी। पढ़ना है नहीं, इंटरेस्ट तो ज़रा भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं परसेंटेज मेरा बहुत कम आया और मैं मैट्रिक में पास हुआ वो। जी। अब कोई काम दे नहीं रहा है, फादर की भी उम्र हो रही है, काम उनका भी ठंडा हो गया, घर चलना है, 2 बहनें हैं 5 भाई हैं, घर चलना है। फिर हमारे एक जॉन बोल के मैकेनिक थे जो केरला से आए थे, तो उनके पास मैं मैकेनिक का काम करता था, वेल्डर का। अच्छा। दिन का 2 रुपया कुछ पर डे था मेरा। जी। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके फिर 60 रुपया 90 रुपया। अब जब मैं लंच टाइम पे जब मैं गली के बाहर जाता था तो मेरे कुछ स्कूल के दोस्त लोग वहाँ से पास करते थे, तो उनको देख के मुझे शर्म आती थी कि यार एक तो एक्टर का बेटा है और दूसरी बात ये मैकेनिक के ड्रेस में है, इधर काला लगा हुआ है, हाथों पे काला है। तो एक अजीब सा एक ये होता था, और मैं मुंह छुपा लेता था उनसे कि मैं बोला यार ये भी मैकेनिक काम तो है, ये कोई गलत काम तो है ही नहीं भाई, मेहनत का काम है, लेकिन एक होता है बैक ऑफ द माइंड कि यार वो लोग क्या सोचेंगे, यार ये हबीब का बेटा और ये मैकेनिक का काम कर रहा है। जी। फिर आगे बात बढ़ती है, और हमारे सामने एक मैनेजर हुआ करते थे दादाजी ढाकजी के, अंकलेश्वरिया सर, पारसी थे वो मैनेजर थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे वो दादाजी ढाकजी में नौकरी मिली 400 रुपये की, और वहाँ से जर्नी शुरू होती है, मतलब क्लर्क बन गया था मैं वहाँ। साइड बाई साइड मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं जो फाइट मास्टर हैं, अकबर शरीफ जी। वो मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनका काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ, पहले तो अल्लाह का बाद में उनका। तो उन्होंने जब मैं मैकेनिक का काम करता था तो अकबर भाई मुझे रिहर्सल करवाते थे, मेरे फादर ने उनको बोला था, वो मेरे बड़े कजिन भी लगते हैं भाई जैसे।
तो उन्होंने मुझे फ्री में हैंड फाइट की ट्रेनिंग दी, सोर्ड फाइट की ट्रेनिंग दी, लाठी कैसे चलाते हैं वो ट्रेनिंग दी। जी। तो उसके वजह से, और हमारे एक बुजुर्ग फाइट मास्टर भी थे, रॉबर्ट मास्टर, तो उनके अंडर में हम लोग काम करते थे। तो अकबर भाई ने हमको इतना वेल ट्रेन कर दिया था। लेकिन अभी मसला क्या होता था कि जब मैं ऑफिस जाता था जी। तो वहां पर जब मैं लोगों को देखता था तो मुझे डर जैसा महसूस होता था कि मैं हूं पतला दुबला, हाँ। और वहां सब शेट्टी साहब, ये वो, उनके फाइटर्स लंबे चौड़े, सब लोग शोले वाले फाइटर्स। लोग बोलते थे अरे किसने बना दिया इसको फाइटर यार, मतलब एक पतला दुबला जो फाइटर के लायक ही नहीं है जी। उसको बना दिया। अब वो दिल में बात लगती थी कि सब लोग टॉन्ट कर रहे हैं, अरे हबीब का बेटा है फाइटर बन गया, मतलब ये तरीका होता था उन लोग का बात करने का। जी। तो मुझे लगा कि यार नहीं, कुछ करना चाहिए अपने आप को। तो मैंने जिम ज्वाइन की, बॉडी बनाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं क्लीन शेव रखता हूँ तो लोग मुझे ये नहीं करेंगे, तो मैंने बियर्ड, बाल वाल एकदम बढ़ा दिए, और काम लोगों को फिर अच्छा लगने लगा, तो वो लोग फिर बुलाना उन्होंने शुरू कर दिया मुझे। जी। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े फाइट मास्टरों के पास काम किया है, जी। जैसे कि मरूम अजीम भाई हैं, हेड्स ऑफ, इतने बड़े फाइट मास्टर के साथ काम करने का मौका मिला। काफी लोगों के गुरु रहे जी अजीम जी भाई तो जी, मतलब। ऑलवेज। जी। फिर उनके साथ जो असिस्टेंट थे गनी साहब, मोहम्मद अली भाई, जो फाइट मास्टर थे, मेरे चचा, सब लोग मेरे चचा लगता है क्योंकि फादर के सब दोस्त हुआ करते थे। जी। ये लोगों ने साथ में मिलके भी एक पिक्चर बनाई थी 70s में, मुकाबला। अजीम भाई ने शायद डायरेक्ट की थी। तो इसमें फराह के डैडी, कामरान भाई, ये सब आर्टिस्ट 7 मैग्निफिसेंट के ऊपर बनी थी, शायद 7 मैग्निफिसेंट के ऊपर, और मेरे डैडी अकेले विलन थे। जिसमें मुझे याद है कमल जी गाना कर रहे थे क्लाइमैक्स का, और सरोज जी को पहली बार सोलो डांस का कमल जी ने उसमें मौका दिया था। मेरे फादर बैठे हुए हैं और सरोज जी का डांस चल रहा है उसमें। ये ज्योति स्टूडियो में शूटिंग हुई थी। तो मतलब आपका जो, जैसे हर असिस्टेंट का, हर फाइटर का एक पीरियड होता है। स्टंटमैन जब आप बनते हो तो एक रूल है कि 8 साल आपको फाइटर बनने पड़ते हैं, 2 साल आपको किसी का असिस्टेंट बनना पड़ता है, जी। फिर उसके बाद जाके आप फाइट मास्टर बनते हैं। जी। 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 तो गुलाब भाई के पास हम लोग को एक उनका क्लैश करने का मौका मिला था। पीताम्बर थी पिक्चर का नाम था, और वो रवि किशन उसमें मतलब हीरो थे। तो मैंने वो क्लैश किया, तो इमरान खालिद बोल के हैं, उनको मेरा काम पसंद आया। जी। तो उन्होंने मुझे एक पिक्चर के लिए ये किया कि भाई वतन बोल के हम एक पिक्चर बना रहे हैं, तो उसमें। तो मैं गुलाब भाई के पास गया, मैं बोला गुलाब भाई ऐसे है कि भाई इमरान चाह रहा है कि हम लोग पिक्चर करें, मैं और हनीफ। मतलब इतना उनका ये था, उन्होंने ग्रेटनेस दिखाई कि नहीं यार तुम लोग करो। ऐसा नहीं हो, मतलब एक होता ना कि भाई मेरी कंपनी है और ये बच्चे लोग को चांस मिल रहा है, तो ऐसा होता है किसी में कोई यार थोड़ा ईगो होता है कि नहीं यार तुम लोग कैसे करोगे यार, वैसा नहीं था उनका। बराबर। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब्बास, हनीफ, तुम लोग दोनों मिलके करो वो पिक्चर। तो हमने वो पहली पिक्चर हमारी जो थी वो वतन बोल के एक पिक्चर थी, जिसमें अजिंक्य देव, सुजाता मेहता, एक डकॉइट सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर थी ये। सो एज अ स्टंट डायरेक्टर, स्टंट डायरेक्टर फर्स्ट। और उससे पहले आपका 1980s में शायद आपका सफर शुरू 80 हुआ। से लेके 1991 तक 91 तक वही फाइट एंड Fight. उसमें फाइटर्स के साथ शुरू किया है। फाइटर के साथ मतलब काफी ग्लास तोड़े, घोड़े गिरा दिए, जी। ऊंट गिरा दिया। जी। मतलब बिकू वर्मा हमारे फाइट मास्टर थे, उनकी पिक्चर में बंटवारा में मैंने ऊंट, कैमल गिरवाया था। जी। जी। आई मिलन की रात में घोड़ा, बेटा पिक्चर में। जी। क्योंकि हम लोग एलन अमीन, जो जिनका नाम अमीन गनी था, मैं उनके साथ असिस्ट करता था, उनके डैड को, अब्दुल गनी को। ओके ओके ओके। तो हम लोगों ने काफी पिक्चरें साथ में की। जी। उस दौरान मैं फैजल खान को सिखाता था। मैं और हनीफ हम लोग दोनों जाते थे मंसूर भाई के बंगले पे, और हम लोग फैजल को ट्रेन करते थे। तो उस टाइम पे एक पिक्चर बन रही थी मधोश, ताहिर साहब प्रोड्यूसर, फैजल हीरो, विक्रम भट्ट डायरेक्टर। करेक्ट। अब विक्रम भट्ट हम लोग सिखा रहे थे 1.5-2 साल से फैजल को, डेली जाना अपने एक्सपेंसेस पे, वहां जाना, उनको सिखाना। तो हम लोग चाह रहे थे कि वो पिक्चर हमको मिले। जी। तो फैजल ने बहुत कोशिश की कि वो पिक्चर हमको मिले, लेकिन वो किसी वजह से विक्रम भट्ट का उस टाइम पे बहुत, मतलब एक पिक्चर शायद जानम उन्होंने की थी, और उसके बाद ये बहुत कि भट्ट साहब का, मतलब विक्रम भट्ट कोई आया है इंडस्ट्री में, उनके कैंप से आया, कैंप से मतलब आया। बड़ा बड़ा डायरेक्टर तो हो। मैं उनको विकी साहब बोलता, तो विकी साहब का एक अच्छा दौर ये था, मतलब फेस के, मतलब यार बहुत बड़ा डायरेक्टर है। तो फैजल, विक्रम भट्ट चाह रहे थे कि पिक्चर में वीरू देवगन आए। तो किसी वजह से ताहिर साहब ने कहा कि वीरू देवगन बहुत बड़ा फाइट मास्टर है, तो हम वीरू जी को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे एक फाइट मास्टर है शमीम अजीम, जो अजीम भाई के बेटे में थे। जी। तो उनको लिया उन्होंने। अब विक्रम भट्ट ने उनके साथ काम किया,
अब अपनी अपनी एक तरीका होता है जज करने का, उन्होंने काम अच्छा किया था, लेकिन विक्रम भट्ट को शायद किसी तरीके से समझ नहीं आया कोई फाइट मास्टर उनका काम। तो उन्होंने बोला नहीं यार मुझे तो फैजल मुझे तो यार वीरू देवगन ही चाहिए। तो फैजल ने इंसिस्ट किया कि यार मेरे पास एक फाइट मास्टर है अब्बास हनीफ, उनको देख लो। और जैसे हर स्ट्रगल पीरियड में होता है कि स्ट्रगलर अपनी रील लेके घूम रहा है, तो मैं वतन की जो एडिटेड रील है, वो पहले डब्बे आते थे वो लेके मैं घूम रहा हूँ कि फैजल एक बार विक्रम भट्ट को दिखा दे यार, कि एनएच में ही एडिटिंग रूम थी, कि एक बार दिखा दे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। करेक्ट। तो बोले ठीक है यार मैं बात करता हूँ। फैजल ने तो बहुत ट्राई की, तो फैजल ने विक्रम भट्ट को बोला, तो विक्रम भट्ट बोले एक काम कर यार, उनको कल भल्ला बंगलो में लेके आ जा। तो हम लोग गए विक्रम भट्ट को मिलने के लिए। अब उसी दिन नसीब खराब थी कि राहुल रॉय का बर्थडे था। अच्छा। अब वो अंदर सब बर्थडे मना रहे। अब फैजल अंदर गए, हम लोग बाहर वही डब्बे लेके खड़े हैं कि भाई एक बार देख ले यार। तो फैजल गया अंदर, बोले विक्रम यार वो अब्बास हनीफ आए हैं, एक बार आके मिल तो ले। बोले यार अभी कहाँ आऊँ यार, अभी बर्थडे मन रहा है, इधर शूटिंग भी चल रही है। आस्क देम टू कम टू कमालिस्तान डे आफ्टर टुमारो। तो फैजल आया। तो फैजल ने बोला अब्बास भाई यार आज भी नहीं हुआ तो हम परसों जाके मिल लेते हैं वहाँ पर। तो मैं बोला यार चलो क्या कर सकते हैं अभी। तो मेरा असिस्टेंट था एक नूरा बोल के, अभी भी है वो, अब साथ में नहीं है। तो पता नहीं उस दिन उसके ज़बान से क्या निकला, तो उसने बोला कि यार अब्बास साहब मुझे बोलता था कि अब्बास साहब चलो यार, आज ये आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये मिलेगा तो ये आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा। और उसकी ज़बान आमीन हो गई कि आज तक जब मैं मिला मदोश से लेके आज तक विक्रम भट्ट ने मुझे छोड़ा नहीं है। मतलब मैंने विक्रम भट्ट की सबसे ज़्यादा पिक्चरें 32 पिक्चरें या 33 पिक्चरें मैंने की है। जी जी। तो अभी तक उनके साथ मेरा एसोसिएशन है। सो टेक्निकली जैसे पुराने टाइप में जितना भी हम लोग फिल्में देखते हैं कि वीरू देवगन साहब का अपना एक अलग स्टाइल था, एंड यू नो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टाइल थे। सो व्हाट वाज योर एक्स फैक्टर? आपकी फाइट में क्या आपका स्टाइल बना आगे जाके? मेरा ऐसा है कि मैं पहले जब मुझे कोई स्क्रिप्ट नरेट करता है, पहले मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है जी। तो स्क्रिप्ट की डिमांड में अगर एक हीरो मतलब ज़्यादा नॉर्मल एक डॉक्टर है तो वो मैं उसको उस तरीके से फिर फाइट कराने की कोशिश करूंगा। ये ना कि वो रियलिस्टिक, हाँ रियलिस्टिक फाइट, ना कि वो 6 फीट दूर जाके 6 फीट उड़ रहा है, समर शॉट मार रहा है, वैसा पैटर्न मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया। तो मदोश में मेरी चैलेंजिंग क्या थी कि मेरे को विक्रम भट्ट ने उनकी वो जो गाड़ियों की चेज है पिक्चर का, उसका क्लाइमैक्स दिखा दिया था कि बस जा रही है और ये है वो है। तो वो क्लाइमैक्स मुझे एज ए नया फाइट मास्टर, और इतना बड़ा क्लाइमैक्स कि बस जा रही है, उसके नीचे बाइक जा रही है, बाइकें उड़ रही है, ये सब चीज़ें उसका क्लाइमैक्स में ये थी। तो लेकिन उस टाइम पे वीएफएक्स भी नहीं था, मतलब नया नया आने वाला था, मतलब तो ये भी नहीं थे, वीडियो एसिस वगैरह भी नहीं थे मतलब। तो वैसे जज करना और इतनी बड़ी पिक्चर को मतलब अंजाम देना, और फैजल को जो उसका पोटेंशियल था, जो रेसल में हम लोग, फैजल खान एक बार किक में 32 किक्स मारता था, राइट लेफ्ट, और थकता भी नहीं था, इतना उसका प्रैक्टिस उसका था। तो हमने वो यूज भी किया है। मैंने एक फाइट उसको जब कमालिस्तान के स्टूडियो में हमने जो फाइट की थी, तो फिर मैं जब गया विक्रम भट्ट को मिलने, तो विक्रम भट्ट ने मुझे कहा कि अब्बास कल मेरा यहाँ सीन खत्म होता है तो आप देख लो, कल से आप आ जाना और आप अपना शॉट लगा लेना। तो विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने अब्बास को बोला कि यार पहला शॉट लगा ले, तो मैं देखना चाहता था कि शॉट क्या लगाता। तो अब्बास ने जो शॉट लगाया करेक्ट लगाया। तो मैंने बोला यार पहला शॉट तो कोई भी लगा लेता है, दूसरा शॉट क्या लगेगा। तो अब्बास ने दूसरा शॉट भी लगाया, और उसके बाद जो विक्रम भट्ट ने जो कैमरा छोड़ दिया मेरे ऊपर, वो आज तक छोड़ा हुआ है उसने कैमरा। क्योंकि वो फाइट इतनी जबरदस्त आई थी, वो मार्केट वाली फाइट फैजल की जी। उसके चलते हमको मिल गई बाजी जी। वो हुआ ऐसे कि वो फाइट चल रही थी एनएच में, और आमिर साहब उधर आए थे, मतलब बाजू में ही बिल्डिंग थी उनकी, तो आते थे उधर। तो उन्होंने वो फाइट देखी जी, फाइट देखी, और उनको लगा यार ये फाइट किया किसने। तो बोले अब्बास हनीफ। तो उसने बोला, अपना आमिर भाई ने बोला आशू जल्दी आके एनएच में ये फाइट दे गया ना। तो उन्होंने फाइट दिखाई। उस टाइम मैंने सुना था कि टीनू वर्मा बाजी कर रहे थे, एक्शन शूट नहीं हुआ था, तो टीनू वर्मा का कोई शायद प्रॉब्लम हुआ था प्रोडक्शन के साथ या आमिर के साथ, आई डोंट नो। तो इन्होंने फिर मुझे अपॉइंट किया बाजी पिक्चर के लिए।
तो आमिर भाई से ऐसा एसोसिएशन थ्रू फैजल खान मतलब ऐसा मिला हमको। और उस टाइम पे क्या था कि एक्शन का ऐसा दौर नहीं था, किसी वजह से शायद वो पिक्चर रॉन्ग रिलीज हुई थी, बॉम्बे के साथ में हुई थी शायद, जी रिलीज तो गड़बड़ हो गई वो पिक्चर में, लेकिन काफी एक्शन था उसका। अपने आप में एक बहुत आइकॉनिक फिल्म थी गुलाम। मतलब गुलाम में जो ट्रेन सीक्वेंस और वो जो था, मतलब आज भी मतलब दो सीक्वेंस ट्रेन के जी बहुत आइकॉनिक माने जाते हैं। एक शोले का वो ट्रेन सीक्वेंस जहाँ पे वो लकड़ी वकड़ी तोड़ के ट्रेन आती है, और दूसरा ये जो लोकल वाला जो मामला था, वो बहुत सारी बातें उसके बारे में इधर उधर हैं, छपी हुई भी हैं और काफ़ी हैं, बट वो हॉर्सेस माउथ से आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा इंसिडेंट था क्या, और क्या उस तरीके का रिस्क एलिमेंट लिया उसमें। हम लोग विशेष फिल्म के ऑफिस में बैठे थे, आमिर भाई थे, विक्रम भट्ट थे जी, अंजुम रजब अली थे जो राइटर हैं, मुकेश भट्ट थे प्रोड्यूसर, तो सब हम लोग बैठे हुए और डिस्कस हो रहा था कि ये सीक्वेंस को कैसे करें। जी, नाइट है तो, और मेरी आदत है कि पहले मैं सब सुन लेता हूँ फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, मुझे पहले बीच में बात करने की आदत है ही नहीं। जी, तो मैं वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम कैसे करेंगे वो सीक्वेंस को। तो जब डिस्कस हो रहा था तो मुकेश भट्ट ने पूछा अब्बास भाई कितने दिन लगेंगे ये सीक्वेंस को। तो मैं सोच रहा था, तो आमिर ने देखा कि अब्बास फंस रहा है अभी, अगर ये 6 दिन बोल देगा तो मुकेश जी पकड़ लेंगे 6 दिन। तो आमिर भाई ने इमीडिएट बोल दिया कि अब्बास शायद 11 दिन तो लगेंगे ना, 11-12 दिन बराबर। तो मैंने बोला, आमिर भाई ने वो बीच में एक वो डाल दिया कि भाई इतना बोल। लेवरेज डाल हाँ। दिया कि हाँ। तो मैंने बोला भाई हाँ इतने तो लगेंगे। अब अंजुम रजब अली बोलने लगे, यार अब्बास भाई आप तो इतने आसानी से बोल रहे हो कि ये सीक्वेंस हो जाएगा, कैसे होगा। बोला सर मैंने अगर बोल दिया कि हो जाएगा तो आप बिलीव करिए, पहले तो अल्लाह पे भरोसा फिर मेरे पे, कि मैं ये सीक्वेंस कर दूंगा। नहीं हम सोच रहे हैं फ्लाई कैमरा मंगाए, ये मंगाए, वो मंगाए, इक्विपमेंट बाहर से टेक्नीशियनों को बोला, मतलब आपका कॉल है, अगर आप मुझे बोलते हैं तो ये सीक्वेंस मैं आपको करके दे दूंगा। तो 11 दिन ही लगे थे उस सीक्वेंस को, 8 दिन तो सीन चला था और लास्ट के 3 दिन वो एक्शन जब ट्रेन निकली। तो मेरे को डेली, मैं जब आके सानपाड़ा में थे हम लोग, तो वहां से आके मैं सोता था तो मुकेश जी का फोन आ जाता था 9 बजे, अरे अब्बास भाई वो ट्रेन सानपाड़ा से निकली कि नहीं निकली। उनको पता है अगर निकलेगी तो एक्शन खत्म होगा। मैं बोला सर नहीं निकली। तो वो हर डायरेक्टर को वो के आसिफ बोलते थे, तो बोलो के आसिफ को बोल कि शाहपुर जी पालंग जी ने पैसा ला के डाला है, तू खत्म कर यार जी। तो मैं रोज आके विक्की साहब को बोलता था कि सर आपको के आसिफ बोला हुआ है, शाहपुर जी पालन जी ने, बोले उनको बोलने दे यार, अपन अपने हिसाब से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो 8वें दिन वो ट्रेन चली और वो 3 दिन में मैंने वो ख़त्म किया सीक्वेंस को। अब वो इतना स्कैरी था कि उस टाइम पे मतलब VFX नया नया आने वाला था, मतलब वो भी हम श्योर नहीं थे कि भाई ये ओके, मतलब VFX में जाएं तो, या अगर कभी नहीं हुआ तो हम लाइव भी मिस कर लेंगे। तो हमने एक लाइव शॉट लिया हुआ है आमिर भाई का, मैंने आमिर भाई को कन्विंस किया, मैंने आमिर भाई को पहले मैंने रेसल करके दिखाई कि ये ट्रेन की टाइमिंग यहाँ से निकलेगी, हम यहाँ से भागेंगे, पहले एक सिंगल भाग के आना। मैंने मेरे असिस्टेंट एजाज जावेद थे जी, जो मेरे 2 अनमोल रतन थे, जो कभी ना नहीं था उनके इसमें। तो जावेद ने पहले रेसल करके दिखाया कि वो टाइमिंग पे इधर कितना स्पीड में पहुंचता है। फिर आमिर भाई से हमने एक रेसल ली कि ये टाइमिंग पे आमिर भाई यहाँ से यहाँ तक कितने देर में पहुंचते हैं। फिर ट्रेन की टाइमिंग को हमने जज किया, कैलकुलेट किया कि भाई वहाँ से वो 10 की स्पीड में चलेगी तो इतने देर में यहाँ कितने देर में आती है। फिर उसके बाद हमने एक फ्रंटल शॉट जो आमिर भाई ने रियल दिया है, जो 100 के लेंस में शॉट था कि आए और वो निकले और फिर ट्रेन आई, मतलब वो कट टू कट था। क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैंने उसके जो 2 गार्ड है वो जो काले वाले, उसको हमने क्रॉस किया, लेकिन उसकी जो लोकल की जो गोलाई है उससे बच के जाना वो एक सेकंड डेंजर आता था। तो आमिर भाई ने वो शॉट दिया था और मतलब उसी टाइम पे लोगों ने जो क्लैप किया है उसको। फिर हमने एक ट्राई किया कि स्टॉप ब्लॉक में पहले एक ट्रेन आए फिर साइड वाला, क्योंकि वो बहुत ही कट टू कट था जी, उतना रिस्क लेना हमारा, क्योंकि हमारे पास एक सेफ्टी हमको मिल गई थी जी। उसके बाद हमने एक ट्राई किया जो भी वो करेक्ट हो गया था। करेक्ट। फिर उसका मैंने ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक जाली बनाई थी, मैंने प्रोडक्शन को बोला मुझे वो रेलवे की ट्रॉली चाहिए, तो रेलवे की ट्रॉली के आगे मैंने वो जाली लगाई थी, स्टडी कैम को ऐसा नीचे डाला था और हम लोग पुश करते थे। इलेक्ट्रिक ट्रॉली नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरे 20-25 लोग उसको ट्रॉली को धक्का मारते थे। तो सामने से आमिर भाई भाग के आ रहे हैं, द ट्रॉली विद दैट ये गोइंग टुवर्ड्स आमिर भाई, तो मैं करके वो जाता था और वो और फास्ट दिखता था और फास्ट आ जाता।
तो काफी स्कैरी था वो सीक्वेंस, और नाइट प्लस अमेजिंग अमेजिंग, दैट इज समथिंग आइकॉनिक, मतलब मेरा तो फेवरेट सीक्वेंस है। जी। एंड एक और गुलाम मूवी, क्योंकि सिंस आई वाज इन कॉलेज और हमारे यहाँ पे ना हॉलीवुड फिल्मों में ये रियलिस्टिक स्ट्रीट फाइट और वो बाइक्स और वो सीक्वेंस ना कम दिखाई देते थे। करेक्ट। और पहली बार शायद कन्विक्शन था डायरेक्टर का, विक्रम जी का, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट जो करते थे, मतलब जो उसका एग्जीक्यूशन था, वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता था वो सारे बाइकर्स के साथ, और वो तो था। स्पेशली मैं क्लाइमेक्स की बात करूंगा कि क्लाइमेक्स में जो शरद सक्सेना साहब की और आमिर भाई की जो फाइट है, जी तो आमिर ने मुझे बुलाया, बोला अब्बास एक मिनट सुन लो कि इसको है ना एकदम ही रॉ, और मतलब जो देवानंद के ज़माने में, देवानंद साहब के ज़माने में जो फाइट होती थी ना, वैसा ट्रीट करना। एक ठहराव होना चाहिए, ये नहीं कि हमने पक करके मारा तो कट कर दिया हमने, फिर वहाँ से ले लिया, नहीं। तो मैंने उसको वैसे कोरियोग्राफ किया और बोले एक भी ग्लास ब्रेक मत लो, एक भी गोलियां ये वो अननेचुरल चीजें, रियलिस्टिक चीजें मत करो, उसको सिर्फ रॉ फाइट कर अब्बास ट्रीट करो। तो मैंने वैसे ही मेरे असिस्टेंटों के साथ, मेरे पार्टनर हनीफ थे, उनके साथ में मैंने पूरा कोरियोग्राफ किया और हर शॉट को हम करते जा रहे थे। आमिर भाई का एक कन्विक्शन था कि यार ये अच्छी लगेगी फाइट। अब शरद सक्सेना अदर साइड में मुझे उन्होंने साइड में बुलाया, बोले अब्बास भाई एक बात बताओ यार, कि आजकल अक्षय और सुनील के ज़माने में जो एक्शन हम देख रहे हैं, ये फाइट लोगों को पसंद आएगी, हजम होगी? तो मैंने बोला शरद जी बिलीव मी, ये फाइट लोगों को पसंद आएगी और हजम भी होगी, क्योंकि अपना हीरो आमिर खान है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मुझे आमिर भाई का वो मालूम है कि वो किस लेवल पे लेके जाएंगे। तो हमने कोरियोग्राफ किया पूरा रियलिस्टिक ये वो। और आमिर भाई को हम लोग संडे ऑफ देते थे कि आमिर भाई मतलब संडे ऑफ रहे तो बेटर, तो हम लोग शरद जी के शॉट्स प्लान करते थे। तो जैसे ही हम लोग शरद जी के शॉट लगाने लगे तो इतने में आमिर भाई की गाड़ी आ गई, आमिर भाई आ गए। तो मैं और विकी साहब हम लोग परेशान हो गए कि अरे आमिर भाई आप तो आज नहीं थे। नहीं मैं आया, क्योंकि आप लोग क्यूज कैसा देंगे वो मुझे पता नहीं, तो मैं कैमरे के बाहर से मैं अपने क्यूज मैं शरद जी को दूंगा। तो आमिर भाई इतना तो भरोसा रखे कि हो जाएगा, हम लोग दे देंगे। नहीं बोले यार अब्बास मेरे को करने। तो वो कैमरे के बाहर वो बंदा गिर के दिखाता था, धपाक शरद जी को करके, वो जो परफॉर्म करने वाले वो वैसा करके दिखाते थे। तो शरद जी को तो लाइव दिख रहा है कि आमिर यार परफॉर्म कर रहा है कैमरे के बाहर, उनका शॉट नहीं है। और 11-12 दिन आमिर भाई ने सर से नहाया नहीं था। वही चीज, वो रफनेस, वो ब्लड के मार्क्स वार्क्स फेस में, वो डेडिकेशन के साथ हमने वो क्लाइमेक्स को किया है। अब जब फाइट खत्म हुई, आमिर गिर गए, उसके बाद वो उठे, तो मैंने फिर कोरियोग्राफ किया था कि आमिर भाई मार रहे हैं उसको, आप मारेंगे उसको। बोले अब्बास नहीं, मैं भी उठा ना, मेरे को और मारने दो, शरद भाई को और मारने दो। मैं बोला आमिर भाई भी मैं थक गया, आपको मार खिला खिला के। अब ऑडियंस बोले कि बस करे, बोले अब्बास थोड़ा और वेट कर। तो आमिर भाई खड़े हुए, फिर शरद सक्सेना ने मारा, धपा धपा धपा, फिर जो एक पंच मारता है वो, और वो जो जाता है और पीछे वो ब्लड निकलता है वो जो रिएक्शन आया था थिएटर में, कमाल, वो कमाल था। लेकिन ये हेड्स ऑफ टू आमिर भाई की, उनका जो एक आइडिया था कि यार अब्बास थोड़ा और ठहराव ला। अदर साइड में वो शरद सक्सेना कन्विंस नहीं थे। करेक्ट। बोले अब्बास भाई, मैं बोला सर ये चलेगी फाइट, आप देखना इसको लोग पसंद करेंगे। अब हुआ ये कि आमिर भाई गिरते हैं, अपना शरद सक्सेना गिर जाता है। उसके बाद था कि साइलेंटली आमिर भाई वॉज वॉकिंग, चल रहे, सब लोग देख रहे हैं, चल रहे, वो जाते हैं, शटर उठाते हैं और हे करके होता है। बोला आमिर भाई इधर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, हालांकि वो सीन है। करेक्ट। लेकिन मेरी आदत है कि अगर कुछ मैं ऐसा लगता है तो मैं बोल दूं, कभी शायद हो सकता है कि पड़ोसी का अपना बच्चा पड़ोसी को ज्यादा दिखता है। जी 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 जी। तो मैं गया, बोले आमिर भाई ने मुझे बोला कि अब्बास तेरे दिमाग में क्या है? मैंने सर ये मुझे क्या लग रहा है कि मेरा बेटा अरबाज है, होली फैमिली में पढ़ता है, मैं उसके स्पोर्ट्स में गया जी। तो वहां गया, मेरा बेटा 100 मीटर की रेस जीता और मैं साइलेंट हूं। मैंने रिक्शा पकड़ा, घर पे आया, वाइफ को बोला अपना बेटा जीत गया, हे करके रिएक्शन। मैं बोला वो डिले हो रहा है। तो आमिर भाई ने बोला तेरे दिमाग में है क्या यार? तो मैंने बोला देखो पूरी फाइट में आपको वो लोग काउंटिंग दे रहे, ये चैंपियन उठना, कमान, ये चैंपियन थक गया क्या, उठना। मैं बोला जैसे इधर शरद सक्सेना गिरा तो मतलब लंगड़े का शॉट आना चाहिए। उसने देखा, एक भबम, वो चैंपियन जो पांडे
दयाशंकर पांडे जो था, शंकर पांडे, करेक्ट। उसके ऊपर आता है 2, 3, मैं बोला शरद जी पे ट्रॉली जाना चाहिए, 4 मलबारी, 5 सब लोग, आप चल रहे, 6, 7, 8, 9, 10 है। मैं बोला ये फिल्म इन द ब्लैंक्स अपने को भरना पड़ेगा। नहीं अब्बास, आमिर भाई का फिर वो चालू हो गया, नहीं अब्बास, वो पहले देखते हैं कि और कितना ये हो सकता है, वो सबको परखते रहते हैं ऐसा। तो विक्रम से बात की तो बोले नहीं हो यार ये वो करके, फिर 2 दिन लगे उन लोग को कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बोले अब्बास एक बार तू वापस करके दिखा, परफॉर्म करके दिखा। तो एक्टिंग तो है ही है, वो तो खून में है। हाँ, तो मैंने करके दिखाया। तो आमिर सेड विकी यार अब्बास इज राइट यार। अब जब पिक्चर हिट हुई तो मैं ईस्ट में रहता था, शरद जी भी ईस्ट में रहते थे, तो शरद जी की गाड़ी जा रही थी, मेरी गाड़ी ऐसे आ रही थी, तो उन्होंने बीच रोड में गाड़ी रुका दी, मैंने भी रुकाई, शरद जी निकले और उन्होंने रोड पे मेरे को गले लगाया। बोले अब्बास भाई क्या जजमेंट था यार आपका कि आपने बोला था ये फाइट लोगों में इतना तहलका मचा देगी, और आज तक टचवुड अल्लाह के करम से वो फाइट लोग याद रखते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रिपरेशन जो आपकी होती थी, इसके लिए क्या प्रॉपरली इसकी रिहर्सल्स एंड प्रिपरेशन में बाकायदा आमिर भाई यूज्ड टू लर्न बॉक्सिंग एंड, क्योंकि शरद भाई का भी शायद वही वन ऑफ द ओनली रोल है जिसमें उनको एक्चुअली में एज एन एक्टर उनको वो मिला है। तो इसकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन किस तरीके से होती थी? पहले तो आपको ये मिलता ही नहीं था, रिहर्सल डे क्या होता है ये ऑन द स्पॉट। हाँ, प्रोड्यूसर को भी नहीं मालूम और हमको भी नहीं मालूम। अच्छा। कि भाई आपको आना है, आप सोच के आइए और रिहर्सल वहीं कर लीजिए शॉट से पहले कि आप क्या बना रहे हो। आर्टिस्ट देखता था, राइट। फिर आर्टिस्ट को लगता था कि यार थोड़ा सा ये मेरे लिए मुश्किल है या मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, तो हम उसको बेसिक एक पूरा वो बता देते थे, फिर आर्टिस्ट अपने परफॉर्मेंस के साथ में उसको निखार देता था, एक 100% लेवल पे चले जाते थे वो लोग। तो ऑलवेज हमारा सेट पे ही होता था, कितने भी बड़े सीक्वेंसेस आप देख लो। तो पहले तो मतलब कोई रेसल डे नहीं है, अभी ये चालू हुआ है कि रेसल डे, ये भी फॉरेन वाले आने के बाद ये हुआ है कि अभी नीड रेसल्स डे। हमको नहीं मिलता है रेसल्स डे कि बजट नहीं है यार। अंग्रेजों को वही गुलामी खत्म नहीं हुई अपनी, तो अंग्रेज को देख के हम एकदम ये हो जाते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा था ये सवाल, बिकॉज एक तरफ तो ये रॉ फाइट्स थी और दूसरी तरफ आप अक्षय कुमार और खिलाड़ी 420 और ये सब फिल्में जो थी उसके अंदर फ्लाइट सीक्वेंस थी, रिस्क एलिमेंट था। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, स्टाइलाइज ना एक फाइट डायरेक्टर का एक स्टाइल बन जाता है, लेकिन आपके जो जिस तरीके की आप फिल्म कर रहे थे वहाँ पे एक जगह एकदम स्ट्रीट फाइट है, दूसरी जगह प्रॉपर वायरलेस चीज़ें आप कर रहे हैं, तो ये इतनी अथॉरिटी या इतनी आपको वो मिलती थी उस जमाने में, या फिर हो गया मामला? नहीं, वो उतना तो नहीं होता था। जैसे हमने आवारा पागल दीवाना की थी, वो मैट्रिक्स वाला सीक्वेंस, जी जी जी, जब आप उनका पढ़ोगे तो आप उसमें लिखा था कि मतलब 1 महीना किया था उन्होंने वो सीक्वेंस को, और हमको करना है 6 दिन में। जी। फिरोज नटियाड वाला, वो बहुत ये थे कि भाई मुझे यही सीक्वेंस करना है जी। और जब हम रिक्वायरमेंट हम उस लेवल का हमको नहीं मिलता था कि भाई अवेलेबल भी होते नहीं थे ये वो, तो हमको 1 दिन पहले हमने वो सब पिलर्स को अंदर कॉक शीट डाल के, वो जब गोली चलती तो उसमें से वो अक्षय जो भागते हैं और वो ब्लास्ट होता है, तो उसकी सब मतलब पहले से ताकि टाइम बच जाए वो प्रिपरेशन की थी। बाकी सीक्वेंस हमने वो सेम कॉपी किया था क्योंकि फिरोज भाई चाह रहे थे कि सेम सीक्वेंस आए, वो रिजल्ट भी सेम ही आए, तो हमको 6 दिन में करना पड़ा था। जी जी। सो उस जमाने में और कौन कौन सी ऐसी आइकॉनिक फिल्म्स थी जो आपके जहन में है? मैं 90s की बात कर रहा हूँ, बिकॉज बाद में तो फिर फेहरिस्त काफी लंबी है, उसके बारे में आएंगे, बिकॉज इतना बड़ा आपका बॉडी ऑफ वर्क है ना जी। अब्बास भाई की उसके बारे में करेंगे तो फिर तो लंबा है मामला। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से आइकॉनिक वो थे जो आपको डिफरेंट भी लगे और मजा भी आया करने में? क्योंकि यही जैसे कि आपने बताया, मेरे ख्याल से ये 2000 की थी शायद, खिलाड़ी 420, क्योंकि प्लेन पे खड़ा होना था और वो बलून वाला एक बलून वाला, वही उसी के साथ था। जी जी जी। तो अक्षय ने मुझे बोला मास्टर जी आप है ना, अक्की भाई मैं बोलता हूँ उनको, अक्की भाई ने मुझे बोला कि यार अब्बास मास्टर जी आप खाली कैमरा ऑन रखना। तो अक्षय वो भागते हैं, जॉन डोंट स्टॉप, क्योंकि बलून में लेके निकल गया है महिमा को। राइट। अक्षय भागे 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 और वो प्लेन पे खड़ा था, मतलब जंप करना था उनको, विंग्स को पकड़ना था और पायलट को रुक जाना था जी। और मुझे ऐसा बोला कि आप कैमरा बंद नहीं करना, और पायलट को कुछ अलग बोला उन्होंने जी कि तू लेके निकल लेना जी, विदाउट हार्नेस, विदाउट एनी सेफ्टी।
बिकॉज अक्की भाई जब अगर बोल देते हैं कि मैं ये करूँगा, उनके हाथ में जो ग्रिप है वो किसी के आर्टिस्ट के हाथ में नहीं है। जो मतलब वो आपको एक हाथ से पकड़ के विदाउट हार्नेस वो लटका के हेलीकॉप्टर में लेके भी चले जाएंगे, उनकी बहुत ताकत है वो। और ऐसा एक्शन हीरो मतलब इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती। करेक्ट। तो वो भागे और मैंने कैमरा ऑन ही रखा था और भागे भागे जॉन डोंट स्टॉप, जॉन डोंट स्टॉप करके उन्होंने विंग्स पे जंप किया और प्लेन उड़ गई। वो कैमरा मैंने पैन किया, मैं बोला कि ये कौन, किसने बताया यार, मतलब चले गए। तो एक डर भी रहता है कि भाई यार। फिर जब अक्षय भाई प्लेन पे खड़े थे तो मुझे चाहिए था कि मैं अक्षय भाई के फेस से पुल आउट करूं। मुकेश ऋषि देखते हैं, महिमा चिल्लाती है, वैसा मैंने हाईलाइट करने के लिए वो सीक्वेंस को, तो मैंने अक्षय भाई के फेस से पुल आउट किया था। तो मैं चॉपर में था, मैं जूम लेके कैमरा गया था। तो उस टाइम पे राकेश रोशन जी के वहाँ से कैमरे आते थे, तो अटेंडेंट लोग थोड़ा डरते हैं कि भाई जूम चॉपर में कैसे देंगे, मतलब तो गाड़ी पे नहीं दे रहा है, तो चॉपर में दे रहा है, चॉपर तो स्टडी है ना यार जी। तो केशव जी मरूम हमारे प्रोड्यूसर बेचारे बोले क्या हुआ बस, मैं बोला सर ये जूम देने से मना कर रहा है और मैं बिना जूम के शॉट नहीं लूंगा। बराबर। मैं चाहता हूँ मेरा हीरो इतना अगर रिस्क ले रहा है तो मैं भी उसको दिखाऊं कि वो क्या है, कि भाई अगर मैं पुल आउट करूंगा तो लोग समझेंगे हाँ भाई ये मतलब मूवमेंट दिख रहा है कैमरे का, तो ये वीएफएक्स नहीं है जी। मेरी वजह वो है मतलब बोलने की कि मुझे जूम चाहिए। तो मैं और प्रभु कैमरामैन जो थे हम लोग चॉपर में बैठे, फाइनली उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। देन दे अलाउड अस टू टेक द जूम एंड आई डिड दैट कि अक्षय भाई के फेस से मैंने पुल किया एंड पुल आउट किया एंड अक्षय भाई स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेन। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल के अपकमिंग बच्चों को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ ना अनकन्वेंशनल ट्रेडिशनल एक्शन फिल्म्स होती हैं, जैसे आपने फरारी की सवारी की, ये जवानी ये दीवानी। हाँ, सो अनकन्वेंशनल है एक्शन का, उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वाई दिस कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी रिक्वायर्ड क्यों होती है इन फिल्म्स के अंदर, वो जरा एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जी। लेकिन क्योंकि एक बड़ा वैलिड सा सवाल होता है कि भाई एक्शन डायरेक्टर की जरूरत क्या थी इसके अंदर, तो वो जरा एज अ फिल्म मेकर जवानी दीवानी की आप बात करेंगे तो उसमें था कि वो लोग ने कुछ ड्रिंक किया हुआ शायद और वो मार्केट में भागते हैं। हाँ। अब खाली भागेंगे तो डायरेक्टर भी सोचता है कि यार इसके पहले तो ये नहीं है, कुछ कॉमेडी कुछ गैग आ जाए, तो फाइट मास्टर को बुला के वो डिस्कस करते हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है क्या जी। तो फाइट मास्टर फिर सोचना शुरू करता है कि भाई यहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो ये आउटडोर है जी। जो हमने फिल्म सिटी में सेट लगाया था क्योंकि नाइट थी वो, जी। शिमला या समथिंग था वो, कुल्लू ऐसा कुछ सेट था, तो क्या क्या चीज़ें इधर हो सकती है। जी। तो डिस्कस करने के बाद वो चीज़ें आ गई कि भाई वो लोग हाथ गाड़ी पे बैठ जाएंगे, वो रेडा गाड़ी पे, फिर वो जाके बाम्बू को मारेंगे तो पीछे से बाम्बू, तो फाइट मास्टर कम्स विथ ये जब सीक्वेंस के हिसाब से। तो जब आप सोचते हो सीक्वेंस में, और मेरी प्रॉब्लम ये है या एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये है कि मैं पिक्चर ही नहीं मतलब देखता, कोई कॉपी नहीं करता मैं। करेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि यार मैं अपने दिमाग से सोचूं हाँ। कि ये सीक्वेंस है, कुछ नया इसमें आ जाए और कहानी के साथ चले जाए, सीक्वेंस को जेल हो जाए। जैसे अजब प्रेम की गजब कहानी का क्लाइमैक्स था, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, तो लोग कन्विंस नहीं थे। तो मैं और राजकुमार संतोष जी कन्विंस थे कि भाई वो गैस पे चला जाता है और हालांकि वो लॉजिकली ऐसा होता नहीं है कि गैस के प्रेशर से आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो इतना कन्विंसिंग था कि रणबीर भी चला गया, वो जाकिर भाई भी चले गए और गैस के प्रेशर से ऊपर, फिर नीचे आ गए, थोड़ी देर हवा में भी है। कन्विंसिंग भी एक चीज होती है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, और रियलिस्टिक रियलिस्टिक वो दिखना भी चाहिए, और इसीलिए आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। करेक्ट। खैर गैप तो बहुत लंबा है, लेकिन अमित जी के साथ कौन कौन सी फिल्में आपने की हैं, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, एंड उन जैसे महान नायक के बारे में अगर बात ना हो कि हम तो सभी उनके फैन हैं, लेकिन कौन कौन सी फिल्में आपकी रही और कौन कौन से कुछ इंटरेस्टिंग किस्से अगर अमित जी के साथ है सबसे बड़ा तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। मतलब ऊपर वाले ने 6 पिक्चरें या 7 पिक्चरें करने का मौका दिया मुझे जी। तो हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे जब मैं असिस्टेंट था, फाइट डायरेक्टर मोहम्मद अली भाई थे, जी मेलन रमेश जी की पिक्चर थी अकेला जी। उसमें कोई एक आर्टिस्ट आने वाले थे, तो वो आर्टिस्ट शायद पहुंचे नहीं जी। तो रमेश जी के जो एक ठक्कर साहब चीफ एडी थे और एक रूमी भाई बोल के थे जी। तो रूमी भाई ने रमेश जी को बोला कि अब्बास जो है ना वो अच्छा एक्टर है, एक तो हबीब शोले में मेरे डैड थे साथ में रमेश जी के, तो जानते भी थे अच्छी तरीके से, तो बोले अब्बास बहुत अच्छा एक्टर है। तो मुझे उन्होंने मेरा कपड़े का माप ले लिए
और वो रोल, वो एक्टर आने में बाद में मना हो गया था, तो वो रोल मैंने किया था। अच्छा। अगर आपको याद है, अनटचेबल्स का सीक्वेंस था वो, तो महेश आनंद को और अमित जी ऊपर शराब पी रहे हैं, बॉटल। पहले तो हमारा जो डुप्लीकेट था वो थर 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 काँप रहा था, वो हाइट पे खड़े रहने के लिए। तो अमित जी ने नोटिस कर लिया कि भाई मंजीत जो डुप्लीकेट है अभी शायद नहीं रहे, तो बोले एक काम कर मंजीत, तू हटिया, और अमित जी खुद आए वो एज पे। अगर आप शॉट देखें, विदाउट हार्नेस, विदाउट सेफ्टी अमित जी वहाँ खड़े, तो उनको हाइट का भी वर्टिको वाली बात नहीं थी। मतलब जो भी आप बोलो, अमित जी वॉज सो ये। तो वो खड़े थे, शराब पीते हैं, एंड ही कम्स देयर, और मेरे साथ सीन है उनका प्रॉपर कि अमित जी आए हैं, वो चल के जा रहे हैं, तो मेरे साथ डायलॉग है, वो बोलते हैं कि बताओ लड़की की लाश को कहाँ दफनाया। तो मेरा डायलॉग है, कौन सी औरत कौन सी लाश, अपन कुछ नहीं जानता, अपन एकदम स्ट्रेट आदमी है क्या, या तो तुम ज्यादा पिया है या तुम पागल है, ऐसा कुछ। अमित जी मेरे को उठाते हैं एंड धक्का मारते हैं, गिरता हूँ मैं, बिल्डिंग के एज पे लेके आते हैं और बोलते हैं बता, नहीं तो मैं तेरे को यहाँ से फेंक दूंगा। तो महेश बोलता है कि ये भाई डरने का नहीं, ये पुलिस वाले हैं ना, अपने को सिर्फ धमकाते हैं, वो जो डर गया वो मर गया। और अमित जी मेरे को पुश करते हैं और मैं गिरता हूँ 8 माले से। करेक्ट। फिर उसके बाद महेश को पकड़ते हैं और लेके आते हैं और बोलते बता, एंड महेश से इसके सो एंड सो जगह पे ही है, तो कंवलजीत की तरफ फेंकते हैं एंड कंवलजीत को बोलते हैं इसको लेके जा, एंड ही कम्स देयर एंड क्लैप करते हैं, बोले पाटिल को ऊपर भेजो, एंड आई कम। करेक्ट। मैं आता हूँ, बोले थैंक यू पाटिल, आपको तो पुलिस में नहीं एक्टर होना चाहिए था। देन भी शो कि भाई ये बंदा कहाँ गिरा था, कि अमित जी आते हैं, वो खाली बॉटल लेके ऐसा फेंकते हैं, तो बॉटल कम्स 8 फ्लोर से 7 फ्लोर पे नेट है, नेट के ऊपर गिरा वो। तो वो सीक्वेंस ये था। फिर अब मैंने फोटो लिया था अमित जी के साथ में, तो मेरे को पहली पिक्चर मिली आंखें, सबसे टफेस्ट पिक्चर, 3 अंधे जी। अब एक आदमी देख सकता है अमित जी, और 3 अंधे हैं जी। तो उसका क्लाइमेक्स, और एक पहला सीक्वेंस की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैनेजर वो कुछ चोरी करता है और अमित जी उसको मारते हैं। मैंने सिंगल शॉट, हम लोग ने गोरेगांव में 5 कैमरे लगाए थे। अमित जी मेरे ख्याल से उस टाइम पे 65 समवेयर कुछ होंगे, 2002-2003 की पिक्चर है। हाँ। तो उसमें वो आए, अरे अब्बास मियाँ क्या है, पहले तो जब मैंने वो मेरा वो बताया सर मुझे इस पे एक ऑटोग्राफ चाहिए, जी जी, हे हे साला तुम है घर के अमित जी, उन्होंने ऑटोग्राफ किया। अब मैंने अमित जी को बोला सर आप ऐसा आएंगे, वो मैनेजर भागेगा, आप इसको पकड़ के मारेंगे, मेरे 5 कैमरे लगे हुए, किधर है भाई, बोला एक उधर है, एक इधर है, एक ये शॉप के अंदर है जी। हमने वो 20 मिनट में उस फाइट को खत्म किया। अमित जी ने उस एज में सिंगल शॉट में वो पूरा किया। हम लोग को पता चला गोरेगांव, वो जो फिल्मिस्तान के सामने का जो रोड है जी, वो पूरा पैक्ड हो गया था क्राउड के साथ में, ट्रैफिक वॉज जैम्ड। करेक्ट। गोरेगांव से लेके हंदरी तक ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस वालों ने आया, बोला भाई अभी आप शूटिंग खत्म करो, नहीं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सिंगल शॉट में अमित जी ने वो सीक्वेंस किया है, आंखें। फिर हम लोग क्लाइमैक्स कर रहे हैं। अब अशोक जी कैमरामैन है, वो ज्यादा चिल्लाते हैं सेट पे, गुजर गए बेचारे, हेड्स ऑफ ऐसा कैमरामैन अशोक मेहता जी। दूसरा मैं चिल्लाता हूँ सेट पे। अब अमित जी बैठे, अमित जी नाइट मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो अमित जी ऐसा बैठे हैं, तो इतने में विपुल शाह ऐसा आए, बोले अब्बास भाई आप क्यों चिल्ला रहे हैं, माइक पे बोलिए ना। तो अमित जी के सामने से माइक जा रहा था, मैं इधर खड़ा था। हाँ। अमित जी ने जम करके वो माइक खींचा उनके हाथ से, हे इसको माइक नहीं देना, इसकी जीएफ आवाज है। तो बोला सर नहीं लूंगा माइक। उन्होंने माइक छीन लिया, नहीं इसको माइक मत देना, वैसे इतना चिल्ला रहे हैं, वैसे इतना चिल्ला रहा है माइक पे, तो और ये हैरान कर देगा। तो मैंने सोचा ये कैमरामैन बहुत टाइम लेता है। हाँ। विपुल जी मैंने ऐसा कोरियोग्राफ किया हूँ कि मतलब उन कैमरामैन को लाइटिंग करने का टाइम ही नहीं देते हैं जी। तो अक्षय भाई पे अमित जी फायर करते हैं। अक्षय नोज द कोरियो मतलब ज्योग्राफी ऑफ द हाउस जी। तो अक्षय नीचे वो सोफे के नीचे छुप के जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, परेश जी भी है उधर, परेश जी शायद मर गए थे हाँ, तो अक्षय जाके क्या करते हैं, वो स्विच बोर्ड को ऑफ कर देते हैं। हाँ, राइट। और मैंने छुपाक, अमित जी ऐसा करते हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ, राइट। बोला सर अभी 3 ब्लाइंड हो गए, मतलब अमित जी भी अंधेरे में ढूंढेंगे तो ये जी। और जबरदस्त कोरियोग्राफी, लाइटिंग में टाइम नहीं है। हाँ। वो उल्टा मेरे पर वो गड़बड़ हो गई, वो लाइटिंग मैंने ऑफ करा दी। अब जितना लाइटिंग में टाइम लगता है उससे ज्यादा बोलते अंधेरे में टाइम लगता है। मैं गया अशोक जी के पास, बोला अशोक जी
ये तो नाइंसाफी है ना अभी यार, आपने लाइटिंग है तो समझ में आता है, बोले बेटा बैठ, तूने ऑफ कर दिया, मैंने कुछ बोला, मैं बोला नहीं, अब मुझे मून लाइट को खींच के अंदर लाना पड़ेगा। अरे मैं बोला ये तो और गड़बड़ हो गई यार, लंबा हो गया मामला। लंबा हो गया मामला। लेकिन उस अंधेरे में भी उस बंदे ने ऐसी लाइटिंग की है, जो आप ग्लास ब्रेक और वो क्लाइमेक्स देखेंगे तो वो हीरे लगते हीरे। और अमित जी का परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक तो अमित जी उसमें विलन प्ले कर रहे हैं, मतलब ग्रे शेड जो भी बोला जाए, जी उसके बाद भी जो आदमी ने कमाल, मतलब कमाल, और अभी तो रिसेंटली चेहरे भी आपने की, चेहरे भी, मतलब इस एज मतलब में कोई चीज में ना नहीं है। ये हम बोलते हैं ना कि भाई आजकल के लोगों को मैंने देखा है कि यार आई लाइन क्लियर करो, आई लाइन क्लियर करो। आई लाइन क्यों क्लियर करो भाई? करेक्ट अमित जी अगर हैं सेट पे, 1000 लोग भी हैं तो वो परफॉर्म वही करेंगे। करेक्ट करेक्ट। मैं सत्याग्रह कर रहा था प्रकाश झा की, धूप बोले मेरा काम, सब आर्टिस्टों के ऊपर छाते हैं, क्राउड, सच क्राउड, करीना, अजय भाई, सब, अर्जुन रामपाल, जितने थे सब, सबके बॉयों ने छाता पकड़ा, अमित जी ऐसे ही बैठे धूप में। तो शॉट अमित जी दे रहे थे तो उनको एक कहीं कुछ लगा ऐसा खड़ाक करके, तो उसमें ब्लड निकला। तो एक मेकअप मैन आ रहा था, वो एडिक्लोन लेके उस पर लगाने के लिए, हे साला तुम नहीं लगाएगा, तो उन्होंने लिया और लगाया। तो बोले मालूम है मैंने आपको क्यों रोका? तो उन्होंने वो किस्सा बताया, जब वो ऑपरेट हुआ था उनका पुली का जो किस्सा। तो बोले 200 बॉटल उनको चढ़ाया गया था, उसमें से एक इन्फेक्टेड था बॉटल, जो पूरे उनकी बॉडी को वो ये कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो एक बॉटल की वजह से। तो अमित जी का मरना था। तो मैंने प्रकाश जी से डिस्कस किया, मतलब प्रकाश जी ऑलवेज होता है कि हम पहले आर्टिस्ट को गोली लगना दिखाते हैं, फिर फेस पे जा, मतलब रिएक्शन जाते हैं, हम उसको उल्टा करते हैं कि सन के अगेंस्ट में अमित जी ठाड़ करके रिएक्ट करते हैं और फिर बॉडी पे ये होता है। तो अमित जी ने मुझे बोला कि अब्बास भाई एक रेसल करते हैं। मैंने सर मरने की रेसल? मैंने सर इंडस्ट्री में आपसे अच्छा कोई मर ही नहीं सकता, ये तो आपकी रियासत है। मैंने बोला, उन्होंने बोला हे अब्बास भाई एक रेसल करते हैं ना यार। तो उन्होंने जो रेसल किया तो उनका हाथ है ना वो बुलेट के पास ऐसा आया। तो मैंने बोला सर 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 प्लीज अमित जी आप वो हाथ जरा ध्यान रखिए। बोले देखा भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ ना पहले रेसल कर लो। राइट राइट। उन्होंने जो शॉट दिया है कमाल। एक शॉट था कि सन है और अमित जी का फेस आता है। करेक्ट करेक्ट, मेरे को याद हाँ, और मैंने फोकस शिफ्ट करने बोला, एक टेक, 2 टेक। अब अमित जी का मतलब 2-2 3-3 टेक, हालांकि ना बोलते नहीं, लेकिन क्यों हो रहा है भाई, एक सिंपल शॉट है ना। तो फोकस पुलर ने क्या किया, सन के ऊपर फोकस रखा हुआ है, और जब अमित जी आते हैं तो लेट हो जाता है। करेक्ट। तो मैंने बोला भाई तूने फोकस कहाँ रखा है, सन पे रखा है कि स्टार पे रखा है? तो अमित जी ने यूँ देखा कि यार अब्बास भाई स्टार, मतलब स्टार पे रख पे, सन पे फोकस भी रखेगा तो आउट दिखेगा, इतना उसका वो शार्पनेस है। राइट। तो फिर वो शॉट हुआ। नीरज पांडे जी इज ऑल्सो वन पर्सन जिसके साथ आपका आज की डेट में तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट हेड्स डायरेक्टर्स ऑफ नीरज जी भी मतलब कमाल के डायरेक्टर। उनके साथ एसोसिएशन कहाँ से शुरू हुई आपकी? एक हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं जो डायरेक्ट भी कर चुके हैं, टीनू देसाई। उन्होंने रिकमेंड किया कि अब्बास भाई को लेते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से वेडनेसडे श्याम जी ने की थी जी, तो स्पेशल 26 के लिए वो लोग फाइट मास्टर ये रहे, तो उन्होंने बोला था कि अब्बास भाई को देख लेते हैं जी। तो हमने एक दिन हमको कुछ परमिशन मिला था दिल्ली का 2 घंटे का, जी। तो हमने वो चेस को स्टार्ट किया था शूट करने। उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि मैं प्रकाश झा की मैं वो चक्रव्यूह पिक्चर कर रहा था, तो उसका लोकेशन देखने के लिए अब 1 महीने का गैप, मतलब कुछ 15 दिन का गैप था नीरज जी का। बाद में 8 मार्च को वो हमको दिल्ली का कनॉट प्लेस मिलने वाला था क्योंकि होली थी और वो पूरा बंद है, तो वो डेट डिसाइडेड है संडे 8 मार्च। इस बीच में मैं जा रहा हूँ चक्रव्यूह का लोकेशन देखने, ये भोपाल से कुछ 6-7 घंटा है जी, पंचमढ़ी जी। वहाँ गया मैंने, तो वहाँ देखा मज़ार है, तो मैंने वहाँ दुआ पढ़ी, फिर आया तो प्रकाश जी को मैंने बोला था, प्रकाश जी वो रस्सी वस्सी प्रोडक्शन को बोला था रख लेना ताकि हम लोग रस्सी बांध देंगे, और स्लोप था ऐसा जी, तो हम लोग रस्सी पकड़ के उतर जाएंगे नीचे। तो वो इत्तेफाकन वो पता नहीं वो रस्सी गाड़ी में रह गई और वो गाड़ी कहीं गांव में चले गई, अब वहाँ से आधा घंटा दूर है गाँव। और मेरे दिल में कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरे को मत उतर मत उतर मत उतर। तो मैं बोला यार अभी मेरे असिस्टेंट्स भी नहीं है साथ में, तो क्या करें, तो अभी उतरना तो पड़ेगा ही। अभी वो लड़का आ गया लोकेशन दिखाने वाला, वो लेके जाने लगा और मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं 25 फीट नीचे, 110 वेट था मेरा,
25 फीट नीचे गया, धता 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 करके घसड़ के और एक खड्डे में पैर गया, खटक करके ऐसा आवाज आई। और हम जो वो शॉट लेते हैं वो बाकायदा दिखता है हमको, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा जंगल घूम रहा है, गला चोक हो गया मेरा। प्रकाश जी बोले क्या हुआ बेटा? मैं बोला वो, उन्होंने एक रुमाल बांधा, बोला कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं बोला नहीं सर प्रकाश जी, अंदर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पैर टूट गया है, गया। अब दिमाग में ये है कि जितनी पिक्चरें मेरी 7-8 पिक्चरें फ्लोर पे है, एक बार आप लंगड़े हो गए तो कोई आपको बुलाएगा नहीं। करेक्ट करेक्ट। सेटिंग वाले आए मुझे खींचने के लिए ऊपर, वो लोग भी नहीं खींच सक रहे, तो मैंने बोला मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप को ड्रैग करके आता हूँ। तो आई वॉज लाइक क्रॉलिंग, ऊपर घसड़ के पैर ऐसा उठा नहीं सक रहे आप। तो नीचे गांव में गए प्लास्टर मारने, एक्सरे देखने के लिए, तो उधर लाइट गई हुई है। हर चीज़ जब तकलीफ आती है तो उसी साथ में सब आता। तो उसके साथ में फिर लाइट आई, उन्होंने कहीं सोर्स लगाया, प्रकाश जी ने, उन्होंने फ़ोन वोन किया, तो कैसे वैसे लाइट आई, उन्होंने एक्सरे निकाला, तो एक्सरे में टकाक बाहर है पैर, हड्डी अंदर की, एंकल ना टूटा हुआ है राइट वाला। अब उसको उन्होंने प्लास्टर किया। अब जैसे मैं उतरा नीचे तो प्रकाश जी मेरे को पूछ रहे, अब्बास भाई सॉरी 2 लोकेशन और बचे हैं। तो मैं बोला सर देख लेते हैं चलिए। तो मैं बैसाखी पे लोकेशन देख रहा हूँ जी। अब उन्होंने ग्रेस बेचारे प्रकाश जी का कि उन्होंने मेरे लिए नानावटी बुक किया था, तो कैमरामैन है हमारे सचिन, वो बम्बई जा रहे थे, उन्होंने बोला मैं छोड़ देता हूँ। बाइक गाड़ी लेके हम लोग निकले फ्लाइट में, कैसे वैसे करके मैं घर पे आया। अब नानावटी को मैं देख के रात में मैं डर गया। एक तो वो अजीब एक माहौल था, घर पे भी मैंने बोला नहीं था। फिर बाद में मैं घर पे गया, मैं बोला वाइफ को बोला ऐसा ऐसा पैर टूट गया है। अब वो तारीख थी मेरे ख्याल से 5, अब 8 को आपकी शूटिंग है, स्पेशल 26 की। अब या तो आप पिक्चर छोड़ दो या तो आप हिम्मत दिखाओ। अब घर भी मतलब चलना है, तरक्की भी है, सब 7 पिक्चरें कौन छोड़ेगा, लोग एक पिक्चर नहीं छोड़ते। तो प्रोडक्शन को मालूम पड़ा कि अब्बास भाई लगा, तो नीरज जी ने कहा, हेड्स ऑफ टू नीरज जी, उन्होंने कहा कि नहीं अब्बास भाई रहेंगे सेट पे तो अच्छा है, भले वो कैसा भी रहे। मैंने 1 दिन ऑपरेशन किया, डॉक्टर बोला आपको 1 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं 1 दिन रेस्ट कर सकता हूँ। 6 को ऑपरेशन हुआ, 7 को ये हुआ, 7 की नाइट को मैं पहुंच गया बैसाखी पे और व्हील चेयर लेके। और वो पूरा सीक्वेंस जो है वो मनोज बाजपेयी का जो चेज है वो मैंने व्हील चेयर पे बैठ के किया है। फिर वैसे ही मैंने चक्रव्यूह की, तो चक्रव्यूह में इतनी गोलियां चल रही थी, अब पहाड़ी का लोकेशन है, लोग मुझे खटिए पे लेके जाते थे फाइटर्स उठा के, तो बोले फाइट मास्टर कौन है? बोले वो खटिए पे जा रहा है, वो फाइट मास्टर है। फिर पूजा जी ने मुझे जिसम, श्रीलंका हम लोग गए थे, काफी पिक्चरें मैंने, विक्रम भट्ट की राजस्त्री, 7 पिक्चरें फ्लोर पे थी जी। वैसे ही मैंने काम किया। सो अब्बास भाई जितनी भी चीजें मैंने अभी तक देखी है ना, वो बहुत ही अलग अलग आपकी देखी है। मतलब आप एक जगह प्रकाश झा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, नीरज पांडे की, एंड सीक्वेंसिंग, मतलब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मतलब जो सीक्वेंसिंग जो लेके आए हैं ना, वो नीरज पांडे लेके जी। सो वो इस तरीके की चीजें जब आपको नरेट की जाती हैं, सो किस तरीके से उसकी प्लानिंग आप करते हैं, और खास करके इस टाइप के डायरेक्टर के साथ? अभी जैसा हमारा वो के मेनन वाला सीक्वेंस था कि उसको पुलिस लेके जा रही है, हाँ, वो ऊपर से जो वैन गिरती है, अकॉर्डिंग टू नीरज जी स्पीड और इतने क्लियर हैं वो अपने इसमें, वो क्या करते हैं अब्बास भाई आपके दिमाग में क्या है? तो हमने रियल मरीन लाइंस के ब्रिज पे वो सीक्वेंस हमने 1 दिन में खत्म किया है। कि उसकी गाड़ी आई, वो लोग सामने से टेम्पो लाए, वो गाड़ी गई, फायरिंग हुई, हमने वो पूरा सीक्वेंस खत्म किया वो 1 दिन के अंदर। नो वन वॉज ऐसा कि भाई हमने लंच ब्रेक भी नहीं किया था उस दिन, क्योंकि वी नो, देखो यूनिट को पता होता है कि कोई सिचुएशन क्या है, कैसे जगह पे हम शूट कर रहे हैं। खाना तो होगा यार, प्रोड्यूसर तो खाना भी देता है, हर चीज होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह पे आप फंस जाते हो कि भाई आपको खाना अगर खाने गए तो आप 1 घंटा गया, तो काम का जो एक स्पीड है, एक जुनून है, वो आपको ब्रेक कर देगा वो खाने के बाद। तो हम लोग जो लगे हुए थे, हमने वो सीक्वेंस को खत्म किया है। फिर नेक्स्ट डे जब हम कारगर में जब हमने शूट किया था, तो फिर वो गाड़ी गिरना, हमने एक छोटा सा वो ब्रिज जैसा बनाया था, उसके ऊपर से मैंने गाड़ी को नीचे गिराया, फिर उसका जो सीसॉ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेबी इज वन ऑफ द फेवरेट फिल्म, खास करके वो थप्पड़ मारने वाला सीन हो, चाहे उनका वो सीक्वेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो लैपटॉप लेता है और वो लैपटॉप लेके जब वो निकलता है और वो जो पूरा ब्लास्ट होता है, इतना रियलिस्टिक है ना, मतलब द सीक्वेंसिंग इज सो रियलिस्टिक। मतलब वो तो पूरा उनका डिजाइनिंग था, खाली हम क्या कर रहे थे उसमें, एक अंग्रेज फाइट डायरेक्टर भी आए हुए थे उसमें, सिरिल रफेल जी,
तो वो क्या होता था, वो लोग हैंड कोरियोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, करेक्ट। लेकिन कहीं जाके जब आप कैमरा प्लेसमेंट उनको बोलो, तो जैसे अंग्रेज, हमने भी पिक्चरें की है एलन अमीन के साथ, जो अमीन गनी नाम थे, हमने भी एक मिस्ट्रीज ऑफ द डार्क फॉरेस्ट जी हमने पिक्चर की है, तो उधर भी अगर फाइट मास्टर जेरी क्रॉम्पटन थे जी तो वो बताते थे शॉट। जी अब कैमरामैन जो डीओपी है वो अपने हिसाब से पूरा उसको कि मैं ये मेरा एंगल होगा, ये होगा, उसमें आप खाली कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, आप अपना पंचेस बता दीजिए क्या करना है। जी जी तो ये पूरा सेट था कि अक्षय ऐसा चलेंगे, ऐसा होगा। तो उसमें भी सिरिल रफेल क्या कर रहा था कि जब अक्षय का ड्यूब को वो केबल से खींच रहा था दिखाने के लिए कि भाई ऐसा जंप मारेंगे क्रैशमेट पे, और सामने कैमरा था ऐसा, ये क्रैशमेट है, ये सामने कैमरा है। तो बोला सिरिल व्हाट वी आर डूइंग वन रिहर्सल। बोला अच्छा, तो व्हाई वी नीड द कैमरा फॉर रिहर्सल। तो बोला ये कैमरा हटा देते ना। नो नो इट्स वेरी सेफ, यू डोंट इंटरफियर, ये वो करके। वो अंग्रेज लोगों को तकलीफ होती है। क्वेश्चन। तो जब तक मैं क्लियर नहीं होता, तो मैं अंग्रेज हो या कोई भी हो भाई, पहले मेरे को कन्विंस कर, बाद में तू कर। मैं बोला एक काम करना यार प्लीज नीरज जी, मैं कैमरा हटा देता हूँ। तो नीरज जी ने बोला ओके, मैंने कैमरा हटाया। अब वो क्या कर रहा था, लकी मेरा डुप्लीकेट था अक्षय का, वो रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि हमको दिखाना पड़ता है आर्टिस्ट को कि अक्षय भाई ये है बोल के। उसने जैसे खींचा लकी को, लकी उड़ा, लकी क्रैशमेंट पे आया, और जहाँ कैमरा है वहां तक ऐसा घसड़ते हुए गया, ड्रैग हुआ। बोला सिरिल सी, अगर ये होता तो कैमरे का भी पैकअप, और खुदा ने करे लकी का भी पैकअप, जो होना नहीं चाहिए। हाँ, लाइफ में अगर जरा सा भी किसी को खरोच तक आ जाए तो फिर सेफ्टी देखने का मतलब ही नहीं ना। अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसा खरोच तक आए। जब हम आर्टिस्ट की सेफ्टी देखते हैं तो हमारा काम है कि भाई हम डुप्लीकेट हर स्टंटमैन की सेफ्टी देखें। इवन उस फिल्म में तो हर वॉक भी एक्शन ही लगता है। या और इनफैक्ट मतलब ये मेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज जैसे हॉलीवुड में एक बहुत फाइनेस्ट फिल्म थी अर्गो, वो अर्गो शायद आपने देखी है कि नहीं देखी है, बट एक बार आप देखिएगा जरूर जी इंशाल्लाह। ऑस्कर मिला है उस फिल्म को। और उस अर्गो में जिस तरीके की सिचुएशन और टेंशन क्रिएट हुई है ना फिल्म में, और वही क्लाइमैक्स सिचुएशन जो है, खास करके जो एयरपोर्ट के सीक्वेंस हो गए या फिर वो के मेनन को एग्जीक्यूट करने के सीक्वेंस थे, सो एक्शन वाज सो फ्लॉलेस। और वो ना आपको बताता है कि सिर्फ हैंड कॉम्बैट इज नॉट एक्शन, एक्शन इज समथिंग विच एलिवेट द ऑडियंस मूड। वो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ हैं जो फाइट डायरेक्टर हैं जी, कुछ हैं जो एक्शन डायरेक्टर हैं, काफी फर्क है उसमें। एक्शन डायरेक्टर को जैसे विक्रम भट्ट ने मुझे एक आदत लगाई है कि यार अब्बासी तू अपना पूरा सीक्वेंस, ही कॉल्स मी अब्बासी, कि पूरा सीक्वेंस तू डिजाइन कर, क्योंकि तेरा जो तरीका है शॉट डिजाइनिंग का, उसमें मैं अपने में शॉट लेके आऊंगा। मैं सिर्फ तेरे को बोल सकता हूं कि अब्बास ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा कर दें क्या। करेक्ट। तो वो आदत सी पड़ गई है कि पूरा एक्शन डिजाइनिंग मैं करता हूं। जैसे कि अभी विकी साहब ने मुझे एक बार बोला कि यार तुम जाके भट्ट साहब को मिल ले, भट्ट साहब की एक पिक्चर है आशिक बोल के, बाद में उसका नाम जाके हुआ ये है मुंबई है मेरी जान। तो फर्स्ट टाइम मैंने भट्ट साहब के साथ कभी काम नहीं किया था, और हेड्स ऑफ जब मैंने काम किया, आज तक मैं इतना शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का और भट्ट साहब का कि आपको सीखने मिलता है वो बंदे से। भट्ट साहब भी एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कॉमेडी बनाई, जिन्होंने थ्रिलर बनाई, जिन्होंने क्या कुछ नहीं बनाया। हेड्स ऑफ जख्म। तो मैं भट्ट साहब के पास जाके मिला, भट्ट साहब अच्छा आप हो अब्बास भाई, हाँ विक्रम बहुत तारीफ कर रहा है आपकी जी। तो बोले हमारी पिक्चर में एक सीक्वेंस है भाई। तो उन्होंने कैसेट उठाया, बोले आप ये इंग्लिश पिक्चर देख लो। मैं भट्ट साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक सॉरी मैं आपको बोलूँ कि मैं पिक्चर ही नहीं देखता जी। तो अब पहली बार एक आदमी भट्ट साहब के साथ मिल रहा है और भट्ट साहब को आप बोल रहे हो कि यार मैं पिक्चर ही नहीं देखता। तो भट्ट साहब ने मुहावरा दिया मुझे कि अब्बास भाई देखिए, हमको कोई दावत में बुलाता है तो हमको मटन और चिकन खाने का शौक नहीं है भाई, एक अच्छी सी दाल खिला दो, अच्छी सी दाल खिला दीजिएगा जी। तो मैंने बोला भट्ट साहब को मैं तड़के वाली दाल खिलाऊं, तो ये मेरा एक मोहब्बत वाली बात थी उनसे। तो बोले ठीक है देखते आपकी तड़के वाली दाल। फिर मैंने वो सीक्वेंस किया। फिर जैसे अक्की भाई हमेशा अकबर बख्शी मरहूम के साथ काम करते थे जी। तो उनके गुजरने के बाद हमको पता है कि अक्षय भाई मतलब उनके बिना काम ही नहीं करेंगे। तो जब गुजरे तो पहली बार मैं अक्षय भाई के साथ संघर्ष में टकराया जी। तो अक्षय भाई आए और उन्होंने मुझे बोला कि अब्बास भाई हम पहली बार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ वीडियोज़ लाए थे, तो मुझे बताया उन्होंने कि ये देखो ये अपन ऐसा कर लेंगे, मैं इधर भागूंगा, मैं ऐसे इधर से समर शॉट ले लूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। बोला अक्की भाई सॉरी मैं एक बात
आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपको सब करते हुए देख लिया है। चॉपर पे लटक गए, ये हो गया, वो हो गया। आपने मेरी गुलाम की जैसी ना इमोशनल फाइट नहीं की, और आपका कैरेक्टर पिक्चर में प्रोफेसर का है, बराबर। तो इसको आप एकदम इंटेंस वाली फाइट रखिए। नहीं मास्टर जी ऐसा तो नहीं है। तो इतने में विक्रम ने मेरा साथ दिया। विक्रम भट्ट सेट पे थे, तो उन्होंने बोले थे कि अक्की अब्बास का सुन ले यार, ये करेक्ट बोल रहा है अब्बास। और आज आप अक्षय भाई का कभी भी इंटरव्यू सुनेंगे तो बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्शन में भी संघर्ष का नाम है। किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं आप हर एक्टर की डिजाइनिंग करते समय, क्योंकि अगर आप फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं, सो अब जैसे सुनील शेट्टी का एक जमाने में उनका एक बहुत वो हुआ था जिसमें वो 2 बार घूम के घुसा मारते थे। हाँ, वो एक बार घूम के घुसा, वो स्टाइल होती थी सबकी स्टाइल अपनी होती एक वो जो रवि ने ज्यादा यूज किया था, ज्यादा उन्होंने उसमें यूज किया। उसी तरीके से अजय देवगन की अपनी स्टाइल थी। सो आपकी किस तरीके से स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस आप गेज करते थे एक्टर्स के? आपको देखना पड़ता है कि अगर अजय भाई हैं तो अजय भाई की लिमिटेशन क्या है। अजय भाई भी करते ही हैं एक्शन, हर चीज करते हैं, वो जो बताओ वो करके देते हैं। तो और उनको कौन सा एक्शन सूट करेगा जी, मतलब अगर अजय भाई को हम अक्षय वाला स्टाइल का एक्शन दे दें तो वो उनको सूट भी नहीं करेगा जी। आमिर भाई का एक अलग करने का तरीका है, एक सलमान भाई का अलग करने का तरीका है। सलमान भाई की मैंने 10 पिक्चरें की है, वीर गति, बंधन, ओपन बॉडी, जुड़वा, काफी मतलब उनको वो स्टाइल में मैं उनको ये करता था। उनको तो खड़े रहने की जरूरत है वो मतलब सजेस्ट भी करते थे कि अब्बास एक काम कर यार, इधर घुसा दे मेरे को नाइफ। मैं बोला क्यों सलमान भाई? बोले नहीं मैं ऐसे निकालूंगा। तो बोला अच्छा। तो अभी वो घुसाने के लिए मुझे अखिलेंद्र मिश्रा के हाथ में घुसाना पड़ा पहले चाकू, फिर वो जाके सलमान भाई के गले में घुसाते हैं। एंड सलमान भाई का प्रोमो था वो ऐसा निकालना। फिर एक पिक्चर हम बंधन कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। प्रोड्यूसर आके बोला कि अब्बास सिर्फ शर्ट उतार दे, इनिशियल लग जाता है पिक्चर को। अब मुरली मोहन राव मंदिर में फाइट है क्लाइमेक्स की बंधन में जीजा जी, हाँ जो जीजा जी बोलेंगे। अब वो तैयार नहीं है कि नो टेकिंग आउट शर्ट अब्बास भाई, मंदिर है ये। मैं बोला सर आप लोग डिसाइड कर दो, टाइम जा रहा है। प्रोड्यूसर बोल रहा है इनिशियल लगने के लिए मंदिर हो या कुछ भी हो आप ओपन बॉडी करा दो, मतलब विद रिस्पेक्ट। तो फिर फाइनली जाके हुआ कि इधर उधर चाकू लगेगा और सलमान ने बोला कि अब्बास इधर घुसा दे अभी नाइफ, वो गुप्ती। तो मैंने वो मुकेश ऋषि घुसाता है उसके, और वो भी प्रोमो शॉट बना था। मैंने राउंड ट्रॉली लगाया था, सलमान भाई वो उसमें से निकाल रहे थे धक 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 करके। तो कमाल, एक हर आदमी के एक ऑरा भी एक ऑरा इमेज। थिएटर तो सीटियां, मतलब वो तो पूरा वो थॉट प्रोसेस है। खैर ये सारे के सारे जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे अभी भी इनके जैसा एक्शन हीरो है नहीं। अभी तो ये शुरुआत हुई है लोगों की, लेकिन जो यंग हीरोज हैं आपको उनमें कुछ पोटेंशियल दिख रहा है आज के आने वाले लड़कों में? नहीं है। मुझे तो जैसे मैंने रणबीर के साथ भी काम किया जी, रणबीर सिंह भी है, रणबीर कपूर भी है, दोनों ये हैं जी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि क्या बोले अभी, मतलब कि लोग आजू बाजू वाले जो इतना माहौल क्रिएट कर देते हैं, पहले वैसा इतना नहीं था कि सर थोड़ा सा यार एक काम करो यार, आईलाइन क्लियर करो यार। क्यों आईलाइन क्लियर? कहाँ जाएंगे? लाइटमैन कहाँ जाएंगे? वो बंदा कहाँ जाएगा? असिस्टेंट डायरेक्टर कहाँ जाएगा? जैसे कैमरामैन ने मुझे कुछ एक किस्सा बताया था कि वो एक आर्टिस्ट शूट करा तो आईलाइन क्लियर करो, फिर वही कैमरामैन अमित जी के साथ शूट करने गया था जी। तो सबने बोला आईलाइन क्लियर करो, तो अमित जी ने कहा भाई हु सेड कि आईलाइन क्लियर करो जी, रहने दो ना भाई सबको, राइट। एंड ही परफॉर्म्ड। तो अमित जी का मतलब एक वो जो है कि भाई रहने दो ना सबको यार, परफॉर्मेंस हमको करना है ना, उनको थोड़ी करना है। सो अब्बास भाई एक और फिल्म जो स्पोर्ट्स बेस पे थी, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म, जो नीरज पांडे की धोनी। सो वो जो फिल्म थी स्पोर्ट्स में, उसका किस तरीके से डिजाइनिंग होती थी? क्योंकि मैचेस उतने नहीं दिखाए गए हैं उसके अंदर, लेकिन जहां जहां पे मैचेस दिखाए उनको पैरेलली वो करना था, जो स्पोर्ट्स के जो न्यूएंसेस थे। तो उसके अंदर क्या वो एक्शन सीक्वेंस में आते थे या फिर नहीं? वो तो पूरा नीरज जी का ही कोरियोग्राफी थी। उन्होंने पूरे वो जो मैच में जो शॉट्स धोनी के साथ में, फिर वो फेस रिप्लेसमेंट कैसे क्या, मतलब वो तरीका जो था उनका सब में ग्रीन पे शूट हुआ है या जो भी जी। और उसमें एक सीक्वेंस हाईलाइट था वो जो किसी को भी नहीं मालूम था जी, कि वो जो गर्लफ्रेंड वाला एंगल था जी, जहाँ मेरा काम आता है, जहाँ वो गाड़ी सडनली वो गाड़ी आके उड़ाती है।
तो उसमें नीरज जी ने कहा कि अब्बास भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि म्यूजिक चल रहा है एंड शी रिएक्टिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सडनली क्या कर सकते हैं हम, तो हमने एक सिंगल शॉट प्लान किया था, अगर आपको याद है तो। वो गाड़ी चला रही है दिशा एंड कैमरा ऐसा जाता है, म्यूजिक चल रहा है, कैमरा खिड़की के पास आता है एंड वी सी टेम्पो कमिंग, करके वो आता है एंड थपाक करके उड़ा दे सडनली। करेक्ट। तो वो कमाल एक उसका एक एंगल था जो किसी को नहीं पता था। मैं बोला धोनी शायद इसलिए, पिक्चर तो अच्छी थी, वो एंगल बहुत कमाल था कि भाई धोनी का ये एंगल किसी ऑडियंस को नहीं पता था, पब्लिक को पता ही नहीं था कि यार हाँ वो गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ। जी जी। तो वो काफी वर्क किया वो सीक्वेंस। तो कभी कभार आप आप मैनेज करते होंगे, जैसे बजट कंस्ट्रेंट हो गया, क्रिएटिव विजन में कभी कभार इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको कि भाई बजट आपको चाहिए ज़्यादा, मतलब लेकिन कंस्ट्रेंट की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है सेफ्टी में या किसी और तरीके से, ये सब चीज़ें होती हैं? ये अभी ज़्यादा शुरू हो गया है, पहले तो इतना नहीं था। पहले लोग बोलते थे कि कॉस्ट थोड़ा सा पकड़ के चले, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती थी पहले फाइट मास्टर की, वो आजकल थोड़ा सा वेब सीरीज में ये इसमें थोड़ा सा बजट को लेके, मतलब मैं बोलता हूँ जहाँ हम नॉर्मली तो कोशिश करते हैं कि यार 3 दिन का काम 2 दिन में करें जी, लेकिन कहीं कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि यार आप गोली चलाओ लेकिन खाली एक्शन करो, हम VFX में डाल देंगे। लेकिन उससे सामने वाले को टाइमिंग करना, वो अगर अभी मैं गोली चलाऊं तो आपको पता चलेगा कि विनीत को कब हटना है। जी, जी। तो वो टाइमिंग सब फिर हमको चिल्लाना पड़ता है सेट पे कि साउंड हो, फिर ता 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 गोली से ये बचना, ये करना। तो बजट को आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन कई चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई वो करना है तो करना है। जी जी भले अभी गोली का, या तो फिर आप एक्शन रखो ही मत, जी जी या तो सिंपल कर दो कि भाई एक्शन रखो ही मत सीरीज में। एक्शन भी करना है, उसको लिमिटेड बजट में करना है और स्क्रीन पे खराब करना है। अभी होता क्या है विनीत के, हमको पहले नाम कमाने के लिए काम करना पड़ता था, अभी नाम को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ रहा है, बचाने के लिए कि भाई अब्बास अली मुगल को लिया है तो भाई अब्बास अली मुगल का काम इतना खराब कैसे हो गया, तो नहीं कर सकते वैसा। तो कहते हैं रेपुटेशन बनाने में जिंदगी लगती है, उसको बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। या जैसा हम अग्निपथ कर रहे थे जी, तो जैसे मैंने गुलाम का किस्सा आपको बताया था, तो अग्निपथ में जब मैं दीव पहुंचा तो मुझे करण ऋतिक को, हम लोग को क्लाइमेक्स डिस्कस कर रहा है जी, तो ओरिजिनली लिखा हुआ था जी, कि हवेली पे जी, ऋतिक संजू बाबा को मारेगा हाँ, और ऋतिक संजू बाबा को ड्रैग करेगा झाड़ तक, हाँ, जहां पर उसके बाप को लटकाया था, ऋतिक के फादर को जी, लटकाया था। अब मैं क्लाइमेक्स सुन रहा हूँ, मुझे पैसे तो उतने ही मिलने हैं, जी, लेकिन मैं डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ कि जब तक मैं कन्विंस नहीं हो तो मेरे से काम होता नहीं है। हाँ, तो मैंने करण से पूछा कि करण, पहले तो ये लगेगा नहीं कन्विंसिंग कि बाबा को, कांचा चीना को ऋतिक ड्रैग करके लेके 1.5 गुना जो कि है वो। हाँ, और पिक्चर तेरी यहाँ खत्म हो गई, हाँ, तो क्यों ना इसको उल्टा करो हाँ, कि संजू ने मारा ये ले जा रहा और संजू उसको ड्रैग करके लेके जा रहा है, है। राइट राइट। तो पब्लिक तेरी एज ऑफ द सीट बैठेगी कि क्या होगा यार, और 10 मिनट और बैठेगी कि क्या होगा यार, अभी बाप को लटका दिया, अब ऋतिक की हालत इतनी खराब है कि ऋतिक को तो ये लटकाएगा ही लटकाएगा। हाँ। नहीं मास्टर जी आप इतना इजीली कर देते हो आप लोग, बोला सुनने में ऐसा लग रहा है यार करण, मेरा क्या फायदा है उसमें, तू बोल उसको उतने शॉट में ऋतिक के भी लूंगा, ऋतिक खींच के लेके जा रहा है बाबा को, लेकिन नहीं लगेगा अच्छा। तो 2 दिन उन्होंने लिया, तीसरे दिन दे केम अप कि मास्टर जी आप अपने तरीके से वो करिए। फिर बोले उसके आगे क्या होगा, तो ऋतिक को खींच के लेके जा रहा है, ऋतिक का ध्यान जाता है झाड़ की तरफ। बोला देखो इंडियन इमोशन से आप हट नहीं सकते, तो यू हैव टू पुट दैट फ्लैश, छपाक बाप का उधर छपाक, ये ऋतिक ने देखा धाड़ धाड़, और मतलब इसकी डिजाइनिंग अलग कर रहूंगा मैं, जैसे कि संजू ने खींचा एंड संजू स्टॉप्ड, क्यों यार वो आ क्यों नहीं रहा है खींच के, तो देखा तो वो ऋतिक ने ऐसा पत्थर पकड़ा हुआ है, पूरा मैंने वो डिजाइनिंग करके दिखाया। मंसूर उनका जो डुप्लीकेट हो, फर्स्ट टाइम मैंने मंसूर को ऋतिक के डुप्लीकेट में यूज किया था अग्निपथ में। मेरे पास चॉइस थी, मेरा एक असिस्टेंट था अशरफ है मतलब अभी, और वो मंसूर, तो मंसूर ज्यादा फिट था, तो वहां से मंसूर ऋतिक का डबल फिट हो गया वहां पे। तो उन्होंने वो ग्राफ सुना कि फिर क्या होगा, फिर होगा, मतलब ऋतिक गिरेगा उधर, वहां से वो पत्थर को ड्रैग करके लाएगा, उसकी कांचा चीना की रीढ़ की हड्डी पे मारेगा, पर मैंने ऐसा ब्लोज वो रखा ही नहीं था, वो पूरा रॉ वाली फाइट उसको ट्रीट किया था। इतना ब्यूटीफुल है ना, जिस तरीके से वो ड्रैग कर रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है वो रियलिस्टिक लगता है। और वो बॉडी डबल वाला आपने बताया कि
कि वो पूरा का पूरा सीक्वेंस में फिर वहां से वो बॉडी डबल वाला ऋतिक का वो सब शुरू हुआ। जैसे मेरा और एक पिक्चर का किस्सा था दुश्मन। जी। पिक्चर की कहानी है कि काजोल का रेप हुआ है और काजोल जो उसकी बहन है, जो दूसरी काजोल है, वो मारेगी। जी। तो आपको जब भट्ट साहब, तनुजा चंद्रा डायरेक्टर, लेकिन भट्ट साहब ऑलवेज मतलब नरेशन में इसमें रहते थे कि मुझे क्या चाहिए अब्बास भाई आप देख लो। आशुतोष राणा नया नया, हाँ। और वो एक पोस्टमैन का जो ये कर रहा था, उसको हम लोगों ने जो विलेनिश एक तरीका देखा था, और वो परफॉर्मर तो है ही है बहुत जबरदस्त। अब कहानी बोलती है कि भाई काजोल गोली मारेगी, और आपने हीरो लिया है संजय दत्त जो ब्लाइंड है। करेक्ट। वो क्लाइमेक्स में आता है, फाइट मास्टर के ऊपर चैलेंज आ जाता है कि संजय दत्त को रख के अगर काजोल गोली मारेगी तो संजय दत्त का फायदा क्या है। राइट। तो फाइट मास्टर कोरियोग्राफी करता है कि आशुतोष राणा संजय दत्त की जो फाइट, वो एक तो ब्लाइंड है वो, और आशुतोष राणा जो है मौका देख देख के संजय दत्त को मारता है। फाइनली मैंने ऐसा कोरियोग्राफ किया कि वो संजू को स्टैप कर देता है और खींचता है और संजू गिरता है नीचे। अब आशुतोष राणा जो है वो गन उठा लेता है कि साली तेरी बहन को मैंने रेप किया था, ये किया था, अभी तू भी बचेगी नहीं। ही इज अबाउट टू किल हर। संजय दत्त का मैंने हाथ लाया, धपाक, जिससे गन अवे गई, और काजोल इसको लात मारती है। संजू गन काजोल के हाथ में देता है, काजोल पिक्स अप द गन एंड शी फायर्स एट आशुतोष राणा, और उसका ब्लड जो है वो हमने फोटो फ्रेम पे उड़ाया था। इतना इमोशनली टच वाला शॉट था कि उसकी जो बहन जो मरी है उसके ऊपर खून आया है। तो कभी कभी हमको देखना पड़ता कि हीरो कौन है, संजय दत्त, और उसको लेके अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमको कोरियोग्राफी भी वैसी करनी पड़ती है कि भट्ट साहब इसको ऐसा कर लें क्या, तो भट्ट साहब को अच्छा लगा, ही सेड डू इट। राइट। अभी रिसेंटली ओटीटी का आ गया है। ओटीटी के ज़माने में वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज, अगर पिछले 5-7 साल के कोविड के बाद के इतिहास में देखें तो स्पेशल ऑप्स है नीरज पांडे की। और क्या काम है, मतलब जिस तरीके में स्पेशल ऑप्स का जो सीक्वेंसिंग है, वो चाहे दुबई की हो, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक, जबरदस्त, मतलब माइंड ब्लोइंग। नहीं, नीरज जी के यहाँ तो बजटिंग का इशू ही नहीं है, सवाल ही नहीं, मतलब उनको काम अच्छा चाहिए। मतलब या तो वो बोलेंगे कि अब्बास भाई आप काम करिए कि मुझे रेसल करके दिखा दो, हर चीज के हर सीक्वेंस की वो बोलते हैं कि आप एक रेसल करके मुझे दिखा दो, उसको एडिट करके दिखा दो। फिर वो आते हैं, देखते हैं, बोले अब्बास भाई ये अच्छा है, इसको थोड़ा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्लियर कट एकदम। उनका विजन करेक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सीक्वेंस में जो पार्लियामेंट का जो अटैक है जी, उसको हमने, मतलब एक बार तो हम आर्ट डायरेक्टर में जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग थी उनके वजह से वो थोड़ा सा मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो गई थी, वो पार्लियामेंट का बराबर नहीं बना था। उसके वजह से 1 हफ्ता शूटिंग डिले हुई। अच्छा। फिर वापस वो सेट एक्सटेंड हुआ वीएफएक्स के हिसाब से, खाली सेट एक्सटेंशन था उसमें, बाकी तो हमने पूरा रियल शूट किया। वो गलत जगह पे चले गए जो पार्लियामेंट में हुआ था, कि कैसे मरे हैं वो लोग। बजट को लेके तो कोई इशू ही नहीं है, बस उनको रिजल्ट चाहिए कि मुझे ये अब्बास भाई अच्छा लगना चाहिए। और उनका जो काम करने का जो तरीका है, मतलब इतने क्लियर है वो, इतने स्पीड है उनके काम में कि वो मतलब आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। वेरी मच क्लियर। एंड इट्स अबाउट कंटेंट वर्सेस कॉमर्स। देखिए 50 एलिस्टर हैं इंडस्ट्री में और 50 हफ्ते हैं। एक फिल्म भी एक एलिस्टर कर रहा है तो साल भर गया आपका। सो कॉमर्स है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स कंटेंट को ना ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। और ये सब लोग भूल जाते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, कोई भी हो, ये शुरुआत में छोटे से ही आ गए हैं। तो मतलब कहानी इज मोर इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। ऑलवेज जैसा आपने अभी बोला ना कि जब तक सलीम जावेद जैसा कोई वापस नहीं आएगा। हेड्स ऑफ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे नरेश मल्होत्रा जी है, मैं उनकी एक पिक्चर कर रहा था, उन्होंने बताया था कि यश जी ने त्रिशूल बनाई थी जी, तो उन्होंने मनोज साहब को बुला के दिखाई। मनोज कुमार जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, जो मैं उनको हमेशा फॉलो करता हूँ। हाँ, अरे मतलब ऐसा बंदा डायरेक्टर नहीं आ सकता। बिल्कुल कंप्लीट। क्योंकि मुझे याद है, मैं 10 नंबरी की शूटिंग में गया था, मेरे फादर थे गाने के अंदर, और उन पे वो ये दुनिया 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी। मेरे डैडी भी थे शूट पे, तो मैं डैड के साथ जाता था। उन्होंने बोला आप हबीब के बेटे हो? मैं बोला हाँ। आपको पता है जब आपके डैडी मेन विलन आते थे तो हम लोग जूनियर आर्टिस्ट में खड़े रहते थे। क्या जरूरत थी उनको ये बताने की, ये, लेकिन एक इंसान जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। सेम विद जीतू साहब। मैं हतीम ताई और 7 सवाल का मैं एक्शन कर रहा था, मैं जब असिस्टेंट था मरहूम मोहम्मद अली भाई फाइट मास्टर जी।
उनके साथ में। तो उन्होंने भी मुझे सेम बोला कि आपके डैडी जब विलन होते तो हम लोग जूनियर आर्टिस्ट में खड़े रहते थे। जी 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 जी। और यू नो यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपने इतने लोगों के साथ इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। वी लुकिंग फॉरवर्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और नीरज पांडे मैं एक टिंट देखता हूँ बिकॉज OTT में आज की डेट में ना जो एक्शन सीक्वेंसिंग है और जो नीरज पांडे जी का जो एक्शन सीक्वेंसिंग होता है, आपने उसमें बिहार डायरीज हो चाहे बंगाल फाइल हो या ये सारी की सारी एक ना रॉनेस है। और कहीं ना कहीं वो बंगाल का ना होते हुए भी सारे बंगाली एक्टर हैं, लेकिन जो सीक्वेंसिंग है उसके अंदर फाइट सीक्वेंसिंग जो भी है, जिस तरीके से मार रहे हैं काट रहे हैं। और चैलेंजिंग क्या है कि आपकी पिक्चर में समझो 30 सीक्वेंसेस है, काफी एक्शन था उसमें बंगाल वाले में। बहुत बहुत हाँ, तो लेकिन हर चीज सेम नहीं लगनी चाहिए, हर चीज डिफरेंट लगना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका तरीका ढूंढो, उसको वैसे करो, मतलब काफी चैलेंजिंग होता है वो। हाँ, मतलब जिस तरीके से वो रॉ लग भी रहे हैं, मतलब कि वो लड़के जो हैं वो रॉ किस तरीके से कर रहे हैं। सो अभी फैमिली में बेटे ने एक वेब सीरीज डायरेक्ट की थी। जी, विक्रम भट्ट ने उन्हें चांस दिया था। विक्रम भट्ट ने पहले मुझे भी चांस दिया, अभी मेरे बेटे को दिया था जी। तो एक दिन विकी साहब ने मुझे फ़ोन किया, बोला अब्बास यार, जब वो असिस्ट कर रहा था जी विक्रम भट्ट को, विक्रम जी की एक वो सीरीज थी जख्मी बोल के, तो वो कोई डायरेक्ट शूट कर रहा था डायरेक्टर। तो 2-3 दिन करके विक्रम भट्ट को उनका काम पसंद नहीं आया जी। तो वो मतलब वो सीरीज को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। वो डायरेक्टर भाग गया या उसको विक्रम भट्ट ने निकाल दिया। तो एक दिन विकी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि यार अब्बास ही तेरा बेटा डायरेक्ट करेगा क्या? मैंने सर मैं कैसे बताऊं कि मेरा बेटा करेगा या नहीं करेगा, आप उसी से पूछ लो ना। तो उसने मतलब विकी साहब ने अरबाज से पूछा, अरबाज यू विल डायरेक्ट? तो अरबाज सेड यस। और इतनी चैलेंजिंग थी, ये नहीं कि मेरे बेटे ने डायरेक्ट किया है, वो 13 एपिसोड ही कंप्लीटेड इन 42 डेज। 13 एपिसोड, बारिश का टाइम, वो बेचारा कैसे शूट कर रहा है गिवन फैसिलिटीज, गिवन रिक्वायरमेंट्स में जी। और काफ़ी मैंने सुना था कि उसकी रेटिंग्स 8.5 की कुछ जख्मी की उस टाइम पे थी जी। तो टचवुड इज डूइंग, मतलब ये अभी तो साथ में ही काम कर रहा है वो। अरबाज इज अ गुड फ्रेंड और स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुका है वो। अच्छा, और पहुंच चुका है यहाँ पे और मेरे को अभी उससे उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें करनी है। जरूर जरूर जरूर। और मैंने आपसे तो इतनी सारी बातें की हैं और भगवान करे ऊपर वाला कि अब्बास अली मुगल सर बिकम द मच बिगर लेजेंड। थैंक यू। और अब तो सभी लोग मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि आपकी सेहत आपको अच्छी दे और अच्छी फिल्में करें। और जिस तरीके का आपका जो डायरेक्शन वाला ना एक आपका विजन है, एंड यू बीन एज अ, जैसा आपने बताया ना कि SSC करने के बाद फादर का स्ट्रगल देखने के बाद जी। जिस तरीके से आपने 8-9 साल स्ट्रगल करके आज और इत्तेफाकन भी क्या था, एक हमारा ये रह गया कि मेरा मतलब एक तमन्ना रह गई कि मेरे फादर मेरा सक्सेस नहीं देख पाए जी। वो 50 साल आ गए ईरान से और कोई उनको मतलब रिश्तेदारी सब खत्म हो गई थी क्योंकि हमारे मतलब मम्मी तमिल अपना ये हैदराबाद के आगे के कड़पा साइड के थे। जी जी। तो 2 बहनें गुलनार, महबूबा, महमूद भाई, मैं, अब्बास, हसन, जुल्फिकार, मुर्तुज़ा, ये हम लोग 5 भाई है। तो उसमें 3 इंडस्ट्री में है, बाकी सब बाहर है जी। तो मतलब और मैं सबका शुक्रगुजार करना पाऊंगा। मेरी अम्मी मतलब जो फादर के गुजरने के बाद जो तकलीफ़ें उठाती है, जो बेचारी हर माँ उठाती है जी जी। तो वो उनको अल्लाह अच्छा रखे। तो ईरान गए और वो ईरान में इंतकाल हो गया तो हम लोग जा नहीं सके ईरान। फिर बाद में मेरी मिसेस ने मेरी मम्मी को ईरान लेके गए वहाँ। अभी मैं भी इंशाल्लाह दिसंबर में जाने का प्लान कर रहा हूँ। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि जितने मेरे फाइट डायरेक्टर जो हैं और जो गुजर चुके हैं, राइट फ्रॉम मरूम अजीम भाई, रवि खन्ना साहब, मोहम्मद अली भाई, गनी साहब एंड मंसूर भाई, गुलाब भाई, जितने हैं, रहीम भाई, यासीन भाई, जितने के पास मैंने काम किया है और जो लोग हयात हैं, जो लोग हैं अभी, जैसे रामन्ना है, राम शेट्टी, बिकू वर्मा हैं, जितने भी है, पप्पू वर्मा है, जितने के पास मैंने काम किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग ने, जैसे रवि दीवान भी है, जी। काफ़ी मैंने उनके पास काम किया है, वो असिस्टेंट का मौका भी मिला उनके साथ में और फाइनली मेरे जो उस्ताद हैं अकबर शरीफ, बस उनको अल्लाह अच्छा रखे जो उन्होंने मुझे यहाँ तक, बिल्कुल उनके हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो सो भाई, मच। अभी आगे आने वाले और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जरा आप बताएं तो थोड़ा। अभी मैं कर रहा हूँ अंधेकी के लिए और प्रकाश जी के लिए मैं भी जा रहा हूँ। आई थिंक टाइटल इज सम, याद नहीं है मुझे टाइटल। जनादेश उसके लिए जा रहा हूँ मैं अभी आउटडोर। सो 2-3 प्रोजेक्ट हैं और विक्रम भट्ट की एक विराट पिक्चर बहुत बड़ी है VFX के साथ में, काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, वो भी साथ में चल रही है। और मैं सब
जितने भी नए लोग हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, जो फाइटर्स बनना चाह रहे हैं, जो हर कोई भी फील्ड में, जी उनको अगर तरक्की करना है तो वो एक चीज ध्यान में रखें कि सच्चाई, ईमानदारी काम में हो, जी तो इंशाल्लाह आपको कोई रोकेगा नहीं। चमचेगिरी थोड़े दिन की है, उससे कुछ नहीं होना है। आपका काम ही आपको काम दिलाएगा बिल्कुल और काम ही आपको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल तो सिर्फ ओनली मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वो भी सच्चे दिल से आपको मेहनत करना और रिस्पेक्ट करना है जी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं। देखिएगा, अगर हम घर में भी माँ बाप हैं तो बाप अगर घर में है तो वो बेटे के लिए अच्छा ही सोचेगा। बिल्कुल तो यू हैव टू थिंक कि मेरा जो गुरु है वो मेरा बाप है, तो अगर सेट पे कुछ बोल रहा है तो हम उसको बेहतरी के लिए लें, जी जी ताकि आपको आगे चलने का। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हो गए कि हम क्यों सुने यार किसी की, जी दैट इज रॉन्ग। जी आज भी मेरे गुरु का कभी मुझे फोन आता है, अकबर शरीफ जी। जो फाइट मास्टर हैं, जो अभी रिटायर हुए हैं, जी तो मैं, उनको क्या पता कि अब्बास बैठा है या खड़ा है, तो मैं खड़े हो जाता हूँ। हाँ जी बोलिए भाई क्या है, तो मतलब जी, दैट इतना रिस्पेक्ट यू हैव टू लाइक ये। गुरु है ना, मतलब भाई आपके, आप जिनके शिष्य हैं उनके, उनका तो वैसे भी माँ बाप से भी ऊपर स्थान होता और जैसे मतलब मेरे इतने असिस्टेंट्स फाइट मास्टर बन गए, जैसे एजाज गुलाब है, जावेद है, सलाम है, इतने बन गए हैं, अजय पठानिया में भी, बंटी है, विक्रम भैया जी है, जी सब अच्छा कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके वो लोग निकले हैं मेरे से। मेरी दुआएं सब लोग अच्छा करें तो आपके जितने भी असिस्टेंट्स हैं, जी। भगवान करे वो अच्छे वो करे, लेकिन इंशाल्लाह, आप जैसा सिर्फ अगर उनका सीरत अगर 2% मिल जाएगी जी। तो आई एम वेरी श्योर कि दे विल बी आल्सो थैंक यू, सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच थैंक फज भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। थैंक यू, नाइस टॉपिक। और अभी आप जैसे यहाँ से निकलेंगे, मुझे पता है कि आपकी व्यस्तता है, अभी आपको जाना भी है, लेकिन मैं अभी अरबाज को 10 मिनट बिठाने वाला हूँ और उससे भी थोड़ी सी बातचीत करूँगा। जरूर जरूर। अरबाज, जी विनीत भाई, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू। आजकल बहुत व्यस्तता है, बहुत ज्यादा बिजी हो, इतने दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। आज तो पापा हैं तो इसके लिए डैड के चक्कर में आप आ गए यहाँ पे। जी पता चला डैड जनरली डजंट लाइक टू गो फॉर इंटरव्यूज, बट काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि आपके साथ इंटरव्यू करना है, तो आज लकीली वो दिन था। सो आई न्यू के हो रहा है, तो मतलब चलो आके नहीं, और मेरा बिठाने का आपका 2 मेरे रीजन है। हाँ? जी इस इंटरव्यू में पापा का इंटरव्यू था जी लेकिन उनके जाने के बाद जी मुझे कुछ बातें हैं जो मैं उनसे नहीं पूछ सकता था, और मैंने सोचा कि अरबाज को बिठा के मैं फिर सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, एंड डैड के साथ यू बीन ऑलरेडी बीन वर्किंग इन Yeah, it's been like 8-9 years. 8-9 years। Yes, I got placed with Amazon. हाँ। Amazon नया इंडिया में शुरू हुआ था, so I was working there as a team lead. अच्छा 9 months में प्रमोशन हो गया था। अच्छा, तो कॉर्पोरेट छोड़ के? नहीं, थोड़ा आगे पीछे हुआ चीज़ें। अच्छा बेसिकली जब मैं 12th स्टैंडर्ड की मेरी छुट्टी, समर वेकेशन चल रहे थे, तो मैं विक्रम सर, क्योंकि डैड और विक्रम सर का काफ़ी लंबा एसोसिएशन है, हैज़ डन ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 35-40 फिल्म्स या उनके साथ, और काफ़ी मतलब उनका और विकी सर, मतलब दे जस्ट डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग, वो समझ जाते एक दूसरे को। राइट राइट और राइट। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सर जो है, विक्रम सर जो है, अपने सीन्स भी छोड़ के चले जाते कि अब्बास तू कर ले बोल के। यस, दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से उनकी फिल्मोग्राफी है, जी जी और आज की डेट में तो पिछले 10 सालों में यार, मतलब मैंने उससे अच्छा एक्शन नहीं देखा है ओटीटी पे खास करके। जी एंड उससे पहले जैसे गुलाम है, अमित जी के साथ कितनी फिल्में हैं, एंड यू नो इतने हम्बल फादर का बेटा होने में मतलब फायदा होता है या नुकसान होता है? नहीं, फ़ायदा ही होता है, फ़ायदा ही होता है। बिकॉज जैसा डैड ने बताया होगा उनकी जर्नी, मेरे ग्रैंडफादर एक्टर थे, फिर उनकी जर्नी एज अ स्टंटमैन, असिस्टेंट, देन बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर। जी जी। तो एक्चुअली आई वाज बोर्न इन 1990। तो जब 2000 में, जब कहो ना प्यार, 2001 आई थिंक, कहो ना प्यारे जब आई थी, जी तो आई वाज नॉट इनटू एक्शन। मतलब था मैं एक्शन डायरेक्टर का लड़का, लेकिन करता था डांस। तो वो ज़माने में टीवी पे प्रोमोज आते थे गानों के, जी जी जी। अपने जी पे, सोनी पे, तो वो स्टेप्स बहुत जल्दी पिक कर लेता था मैं। अच्छा कुछ टाइम के लिए शामक दावर के जो ये चलते क्लासेस चलते, उनसे ज्वाइन भी किया था। उस बैच में मुझे सेलेक्ट भी किया गया था जी। फॉर द स्पेशल बैच ट्रेनिंग। तो एक आध महीना वो ट्रेनिंग भी ली थी मैंने उनकी स्पेशल क्लास जाके। तो इंटरेस्ट काफ़ी था। तो मैं जैसा बता रहा था पहले कि विक्रम सर से मिलने गया था एक दिन डैड के साथ। तो क्या पसंद है देखो, मैं बोला एक्टिंग सर, एक्टिंग में इंटरेस्ट चाहिए, वो अच्छा एक्टिंग करना है। तो बोले बेटा फर्स्ट लर्न द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। करेक्ट। तो ही गिव मी एग्जांपल ऑफ मनोज कुमार सर, फिरोज खान सर, देन फरहान अख्तर जी, इन सबके एग्जांपल्स इन्होंने बोले सी एक्टिंग तू कर सकता है, इट्स इन योर ब्लड, ग्रैंडफादर डैड को भी शौक था, तू कर सकता है, लेकिन टेक्निकल साइड ऑफ चीज़ें जब तू सीख जाएगा तो खुद के लिए काम कर पाएगा। करेक्ट। तो वो एग्जाम्पल, तो ही वॉज लाइक
क्या करेगा पढ़ के, 12th हो गया था, आ जा बोले। हाँ, तो जब शापित की उनकी शूटिंग चली आदित्य नारायण को लेके, तो मैं शूटिंग देखने जाता था। तो मैं घर आके मम्मी को बोला कि विक्रम सर मेरे को असिस्टेंट, तो मम्मी ने मना कर दिया। तो मॉम वाज लाइक नहीं, फर्स्ट यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, कोई भी बोलने दो, मैं नहीं सर को बोलना, हाँ सर को बोलना कि ग्रेजुएशन करके आता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसी दौरान डैड की अग्निपथ की शूट चल रही थी। तो दादर मिल में वो जो ऋषि कपूर जी के साथ जो एक्शन था ऋतिक सर का, वो एक्शन चल रहा था। तो बीइंग अ ऋतिक रोशन फैन का होना प्यारे से, और वो ही वाज द इंस्पिरेशन बिकॉज आई न्यू हिज जर्नी कि ही बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन ही बिकेम एन एक्टर। तो आई वांटेड टू, आई हैड मेट हिम ड्यूरिंग आप मुझे अच्छे लगने लगे जी, विच डैड अगेन वाज डूइंग, मेरा ऑपरेशन हुआ था पैर का जी। तो उन्होंने फोन करके मेरे से बात भी की थी। अभी थोड़ा ग्रेजुएशन हो गया, मैं कुछ 19-20 साल का था। आई वांटेड टू आस्क हिम कि सर, क्योंकि वही सेट पे रवि के चंद्रन जी भी थे, तो आई मेट हिम। सो ही सेड व्हाट आर योर प्लान्स? आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन वेदर आई शुड जॉइन अ फिल्म स्कूल और वेदर आई शुड स्टार्ट ऑन द सेट लर्निंग की। वो तो बोले नो, गो फॉर अ फिल्म स्कूल। मैंने उनका भी सुना। फिर देन आई आस्क्ड सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड टू ऋतिक सर आल्सो, सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन नाउ इन BMS, so now I want to so should I join a film school to learn the technical side? Or तो बोले see your father is already into this industry or your family is into it, so बोले काम कर मीडिया। हाँ, he said सेट की धूप और भूख लेना बहुत जरूरी है। This was the line he used, करेक्ट, कि वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोला ओके। तो बोले स्टार्ट असिस्टिंग समबडी। तो मुझे पता था कि विक्रम सर तो 3 साल से पहले ही बोल चुके थे। तो देन फिर डैड को मैंने कहा कि एक बार उनसे बात करें। तो डैड स्पोक टू हिम। तो उनकी वो फिल्म शुरू हो रही थी डेंजरस इश्क, विच वॉज करिश्मा कपूर्स कमबैक। वो इट वॉज बीइंग शॉट इन 3D फॉर्मेट। राइट। तो वो टेक्नीशियंस और कैमरा वगैरह कनाडा से आए थे, और उसमें वो कैमरा ऐसा था कि उसमें 2 लेंसिंग होती थी, तो वो कन्वर्जेंस करके हर शॉट लेना पड़ता था 3D में। तो इट वाज एक्चुअली बीइंग शॉट इन 3D। तो उन्होंने पहले एक हॉन्टेड बनाई थी, उसमें डेंजरस इश्क वाज हिज सेकंड फिल्म। तो वो फिल्म में मैंने एज एन असिस्टेंट AD, तो मेरा काम ये था कि करिश्मा जी को जाके वैन पे, वहाँ से शुरू किया मैंने, जाके नॉक करके कि शॉट रेडी है, जिमी सर को, दिव्या दत्ता जी को, उनको बुलाना कर, वहाँ से शुरू किया। देन क्विकली आई केम ऑन बिकमिंग अ क्लैप बॉय, क्लैप देना शुरू किया मैंने। तो दैट्स हाउ द ग्राउंडिंग वर्क स्टार्टेड। तो वो करते करते देन वन फाइन डे आई आस्क्ड विक्रम सर कि बिकॉज हाँ, बचपन से सेट पे जाना इज अ डिफरेंट स्टोरी, एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज, हाउ ही इज शूटिंग इज अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर। तो वन डे आई आस्क्ड हिम, सर आप जो सीन सोचते, हाउ डू यू डिसाइड कि कैमरा कैसा होना चाहिए, कैसा ओपनिंग होना चाहिए, कैसा? तो बोले बेटा, जब तू सीन पढ़ता है ना, और जब तू लोकेशन देखता है, तो वो सीन तेरे से बात करता है। वो सीन तेरे को बताता है कि कैसा तू देखना चाह रही है जगह को। तो इस हिसाब से तेरा कैमरा लगना चाहिए। वो बात उनकी जो है मेरे को याद थी। तो डेंजरस इश्क कंप्लीट हुई, उसी के फौरन बाद ही वाज वर्किंग ऑन राज 3 विद इमरान हाशमी सर एंड बिपाशा मैम, और ईशा गुप्ता की शायद वो फर्स्ट फिल्म थी या सेकंड फिल्म थी शायद। तो उसमें भी मैं एन असिस्टेंट, उसमें थोड़ा प्रोग्रेस हो गया था बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व इन रिहर्सल्स। और डेंजरस इश्क में भी मैं करता था करिश्मा मैम के लिए रिहर्सल्स वगैरह, बट उसमें फुल्ली फ्लेज्ड इन्वॉल्व हो गया था। एक बार मैं रिहर्सल कर रहा तो भट्ट साहब आए थे सेट पे। अच्छा। हाँ, तो और उनकी जो डॉटर है शाहीन, शी वाज आल्सो वन ऑफ द एडीज। अच्छा। तो मैं रिहर्सल कर रहा था, देख के उन्होंने शाहीन को बोला, इसे एक्टिंग का कीड़ा है लगता है, ये काफी अच्छा कर रहा है। तो शाहीन केम एंड टोल्ड मी कि डैड इज सेइंग कि यू वांट टू बिकम एन एक्टर राइट, बिकॉज वो देख लेगी। मतलब हाँ, प्लान तो वही था, बट नाउ लेट्स सी। तो उसमें काम करते करते, और उसके बाद वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद एक 5-6 महीने का गैप था। तो देन वो पिक्चर में एसोसिएट थे विशाल बोल के, विशाल पांडे, ही आल्सो बिकेम अ डायरेक्टर विद हेट स्टोरी एंड ऑल। तो ही टोल्ड मी, बोले अरबाज, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन। मैंने विक्रम सर के साथ 15 फिल्में की है, इनके पास काम करने का प्रॉब्लम ये हुआ, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाया। सो आई एम टेलिंग यू, अभी अपने पास गैप है, तो इफ यू वांट टू कंप्लीट, फिर वो चांस मिलेगा नहीं, एक बार उम्र चले जाएगी। तो मैं बोला ठीक है, कोई बड़ा। हाँ, तो फिर बट आई डिड अ फुल टाइम MBA, फुल टाइम में पार्ट टाइम पे, बिकॉज इट हैज नो वैल्यू पार्ट टाइम। सो आई डिड। और बहुत अच्छा किया, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, बेचना आना चाहिए। सो मार्केटिंग वाला जो वो है ना, वो काम आएगा। जी जी जी। फिर एक you know you've done one direction, that is after MBA के बाद तुमने डायरेक्ट किया। MBA के बाद I was placed with Amazon, I worked there 1.5 years। फिर उसके बाद वो हैदराबाद में मेरा जॉब था। देन आई वांटेड टू कम बैक बिकॉज मेरी इस दौरान मेरी शादी हो गई थी, बेटी हो गई थी। तो आई वांटेड टू कम बैक टू बॉम्बे डैड के साथ।
तो देन आई स्पोक टू डैड कि यार क्या करना चाहिए, मतलब अगर मैं अभी कोई किसी के पास असिस्टेंट होगा, कोई नए डायरेक्टर के पास जाऊंगा, फिर वो मुझे नीचे से फिर पूरा शुरुआत करना पड़ेगा, बिकॉज देयर हैज बीन अ गैप। एब्सोल्युटली, और हायरार्की बदल जाती है, हायरार्की बदल जाती है, एंड प्लस दे ट्रीट यू एज अ न्यू कमर अगेन। तो मैं भाई, तो डैड ने बोले क्या करना है, मैंने डैड आपको ज्वाइन करता हूँ, एंड ही नेवर वांटेड मी टू कम इनटू एक्शन। अच्छा, बिकॉज वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो वो पता नहीं है, यू माइट बी चेंजिंग द एंटायर एक्शन का प्रोग्रामिंग। नहीं मैं रियली, बिकॉज यू नो, देखो कभी कभार क्या होता है ना, पढ़ा लिखा होना में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट you know the change of the generation, because you know this is what I believe that you have become a director. हालांकि वो डायरेक्शन के बारे में हमने बात नहीं की, जी, बट वो तो खैर सबको पता है कि यू हैव डायरेक्टेड, एंड नाउ यू बीन असिस्टेंट विद योर फादर। यस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर फादर। सो आई वाज कमिंग टू दैट कि तो डैड ने बड़ी मुश्किल से फिर मेरे को बात करना पड़ा, डैड ने मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, एंड आई वाज नेवर इनटू एक्शन। तो और हमारी फैमिली साइड थोड़ा हैवी साइड पे भी, और क्योंकि कॉर्पोरेट में जॉब करके ऑलरेडी वेट पुट ऑन हो गया था ये वो, तो थोड़ा वो कम करने की कोशिश, फिर बीच पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना, ग्राउंड फाइट वगैरह, क्योंकि अभी जिम्नास्टिक्स तो होगा नहीं 25-26 साल की उम्र में, क्योंकि वो बचपन से करना पड़ता है, वो तो होगा नहीं, तो क्या कर सकते, ग्राउंड फाइट कर सकते हैं ये वगैरह। तो वो ग्राउंड फाइट थोड़ा बहुत करके टेस्ट दे के पास होके फिर मेरा कार्ड, एक साल में डैड के साथ जाता था शूट्स वगैरह, बट 2017 में मेरा कार्ड बन गया एसोसिएशन का। एंड हम वो टाइम पे शायद MSG राम रहीम की वो सेकेंड थर्ड या फोर्थ पार्ट वो शूट कर रहे थे, एंड मेरी फर्स्ट फिल्म विथ माय एसोसिएशन कार्ड वाज गणेश आशेरे जी की भिखारी फिल्म। वो मेरा फर्स्ट शूटिंग थी। अच्छा, हाँ, जो मैं कर रहा था उनके साथ, और शायद उसी के दौरान गोविंदा सर की आ गया हीरो भी आई थी, तो वो साइमल्टेनियसली वो शूट चली थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ स्टंटमैन। फिर एसोसिएशन का रूल है कि यू हैव टू बी एटलीस्ट 2 years एज अ स्टंटमैन बिफोर बिकम एन असिस्टेंट। तो ग्रेजुअली सब मुझे यही बोलते थे कि यार तू डायरेक्शन में भी है तो ठीक है, फाइट वगैरह तो कोरियोग्राफी तेरे को करना नहीं है, तेरे को करवाना है लोगों से। करेक्ट। तो लर्न द आर्ट फ्रॉम योर डैड कि कैसा कैमरा एंगल ये वो। तो टचवुड वो चीज़ें मैंने जल्दी पिक करना शुरू किया। और साइमल्टेनियसली ये हो रहा था, जब हम जीनियस अनिल शर्मा जी की जीनियस कर रहे थे, तो उस दौरान मुझे विक्रम सर की डॉटर कृष्णा, उनका डेब्यू सीरीज लॉन्च हो रहा था, अनटचेबल्स। तो शी न्यू कि आई वाज एन AD, तो शी कॉन्टैक्टेड। तो हमने फिर उसके बाद मैंने उनके साथ अनटचेबल सीरीज की, फिर माया 2 की। तो शी सॉ माई वर्क, तो उसने मेरे को अनटचेबल्स में मेरा काम, बिकॉज आई वाज मेकिंग अ कमबैक, और उससे पहले मैंने एक सोहेल ततारी, उन्हीं की प्रोडक्शन में डायरेक्टर सोहेल ततारी की एक स्पॉटलाइट वेब सीरीज की थी। अच्छा। तो उसमें मेरे को ऐसा ट्रीट किया जा रहा था कि यार नया नया आया है, बट दे डिडंट नो कि यार थोड़ा पहले कर चुका हूँ काम, तो मैंने ठीक है जैसा भी चलने दो। तो अनटचेबल्स में ये हुआ, कृष्णा ने मेरा काम देख के उसने मेरा टाइटल में, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एज अ चीफ AD मेरा वो देखा, टाइटल मेरा डेजिग्नेशन उसने दिया, कृष्णा ने। तो अनटचेबल्स की, फिर मैंने माया 2 की। माया 2 का हम कंप्लीशन पे थे, एंड सडनली 9 बजे की शिफ्ट थी, मुझे हम 8 साढ़े 8 तक सेट पे आ जाते थे, तो मुझे फ़ोन आया विक्रम सर का सुबह सुबह। ही वॉज इन आई थिंक इजराइल और फ्रांस, ही हैड गॉन फॉर अ फिल्म फेस्टिवल। सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, अरबाज वो जख्मी, उसका पहले नाम था अलाइव, अलाइव जो सीरीज शुरू, मतलब हाँ सर हम गए थे कृष्णा के साथ, वो शूट चालू हो गए। तो बोले वो मैं अभी स्क्रैप कर रहा हूँ बेटा प्रोजेक्ट। मैं बोला कि बोले बस 7 दिन का कुछ काम हुआ है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और जब हम माया कर रहे थे, तो उस दौरान बात चल रही थी, अरे एक क्योंकि विक्रम सर का एक लिमिटेड बजट में सीरीज बनती है, सभी का हाँ लिमिटेड, तो वो जख्मी को ऐसा था, एक हवा बनी भी थी प्रोडक्शन में कि बहुत टफ सीरीज है, हर दूसरे दिन लाइव लोकेशन पे शूट करना है, मकाऊ चीट करना है, बीजिंग चीट करना है अपने बजट में। तो डायरेक्टर कोई राम गोपाल वर्मा के कंपनी से कोई डायरेक्टर थे, ये वो वैसा हवा चल। तो हम भी गए थे कृष्णा के साथ देखने कैसी शूटिंग वगैरह चल रही है। तो देन ही टोल्ड मी कि आई एम चेंजिंग द लीड एक्ट्रेस, आई एम चेंजिंग द DOP एंड द डायरेक्टर, तो तू करेगा क्या? तो ये सुबह के 8:30-9, तो मैं अभी फ़ोन पे भी कोई पूछ रहा है तो क्या, तो मैं हाँ बोल दिया उनको, मैं कर रहा हूँ। फिर फ़ोन रख के डैड को कॉल किया, हम श्रीवंश मड में शूट कर रहे थे, बोला डैड ऐसा ऐसा, मैंने सर का फ़ोन आया था, मैंने हाँ बोल दिया। तो बोले तू कैसा करेगा अभी 3-4 दिन के बाद? और एक्चुअली मेरी बेटी की डिलीवरी डेट थी, सेकेंड, पहले बेटी थी, फिर बेटी की डिलीवरी डेट थी, तो मुझे हैदराबाद भी जाना था उनको, उन्हें, मेरी माई वाइफ कम्स फ्रॉम हैदराबाद, सो उनको छोड़ने में आता। मैं विक्रम सर को बोला, सर मेरा ये 2-3 दिन के बाद में एक बार छोड़ के मैं तुरंत आ जाऊंगा, देन आई विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। और उनको जियो के साथ डेडलाइन मीट करना था, 10th of July डेट फिक्स था उनका रिलीज का। ही हैड अ
like agreement with Jio कि after every 1.5 month a series will come on their platform. वो टाइम पे Jio सिनेमा इतना नाम पब्लिक इतना अवेयर नहीं थी. हाँ, बिकॉज विक्रम सर की खासियत रही है इंडस्ट्री में हर ट्रेंड को लाने वाले वो रहे. जैसा कि मैं बोलूँ 3D मैंने बात की, हॉरर 3D, फिर उसके बाद ये माया 1 से यूट्यूब पे लाई थी उन्होंने, माया 1 सीरीज, वो अपने कौन सी 50 शेड्स ऑफ ग्रे की इंडियन एडेप्टेशन था 50 शेड्स ऑफ ग्रे का. तो वो यूट्यूब से फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी वेब सीरीज आ रही थी. तो मैं छोड़ के आया, आई स्टार्टेड वर्किंग. तो इनिशियली 1-2 दिन उन्होंने बोले ठीक है, उन्होंने मेरे को टाइम दिया, मैंने ज्वाइन किया एंड आई डिडंट वेट फॉर द डिलीवरी ऑल्सो. तो मैं आ गया 16 या 17 आई ज्वाइन, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. और आई थिंक इन 42 डेज मैंने वो सीरीज कंप्लीट की. इट वाज अ 13 एपिसोडिक. बाद में उन्होंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को मर्ज करके 45 मिनट्स का, बाकी सारे एपिसोड्स 22-24 मिनट्स के ड्यूरेशन के. द चैलेंज वाज, एज आई सेड, आई हैड टू चीट बीजिंग मको एंड आई हैड टू रीशूट एंटायर सीरीज. वो तो स्क्रैप हो गया था. राइट. तो टचवुड उसका एक सीन का भी रीशूट नहीं निकला. हाँ, काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि मई ख़त्म होने के बाद बारिश का आ गया था. बारिश है नहीं सीक्वेंस में, लेकिन अब बारिश हो रही है, क्या करना है, एंड वी कुडंट अफोर्ड टू मिस आउट इवन ऑन अ सिंगल डे. राइट. और वो टाइम पे कलंग बलंग सब फिल्म सिटी में सब शूटिंग कैंसिल हो गई, बस हम भी कर रहे हैं, मंदिर के पास शूट कर रहे हैं. राइट. बिकॉज एक दिन भी कीमती था. डैड का सजेशन मुझे ये था फ़ोन के ऊपर, जब मैंने उनको बोला, बोले तू अजीज़ भाई को DOP लेना, बिकॉज अजीज़ भाई नजीब खान जो गदर के DOP है उनके एसोसिएट है. तो बोले अजीज़ भाई को लेना, कि वो समझ गया कि क्या चैलेंजेस है कम टाइम में. तो अजीज़ भाई ने काम कर चुके थे डैड के साथ, तो ही सेड कि अजीज़ भाई को DOP लेना. आई सजेस्टेड हिज नेम टू विक्रम सर एंड दैट्स हाउ आई मेड जख्मी. एंड अभी लैक ऑफ प्रमोशन बोले या जो भी बोले, बट स्टिल इट डिड वेल. इट हैड आई थिंक IMDb रेटिंग ऑफ 7 of that sort. No, you're a talented boy and a talented director. I mean, अभी से अंगड़ाई, अभी तो लड़ाई बाकी है. And after that, इशरत खान जो अनीस बज़मी के जो एसोसिएट है, he was उनका डायरेक्शन डेब्यू था with the film called घुटली, जो Amazon प्राइम पे है. तो we were shooting for गणेश सर देहाती डिस्को लखनऊ, शायद वहाँ हम कर रहे थे. तो ही कॉन्टैक्टेड डैड के, मेरे पास संजय मिश्रा जी की सिर्फ 25 दिन की डेट है, तो आप अरबाज को भेज सकते हैं क्या मेरे साथ में. अच्छा. क्योंकि वो स्क्रिप्ट जो थी, इट वाज अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री. एक दलित बच्चे को ब्राह्मण स्कूल में पढ़ने का शौक है, वो एंट्री नहीं है उसको स्कूल में. किस तरह संजय मिश्रा जी ब्राह्मण रहने के बावजूद उसकी हेल्प करते हैं और वो एडमिशन, दैट वाज द स्टोरी. बट ही वांटेड टू मेक इट मोर कमर्शियल, ही वांटेड टू वर्क ऑन द सीन. तो हमने साथ में मिलके एक्चुअली 23 या 25 दिन का शेड्यूल हमने प्लान किया था. 17 दिन में हमने वो फिल्म कंप्लीट की. तो हम साथ में मतलब मिलजुल के सीन्स वगैरह शूट वगैरह करते थे. कभी वो रेकी कर रहे हैं तो मैं शूट कर रहा हूँ, ऐसा करके हमने वो फिल्म की. और उसके बाद मैंने उन्हीं के साथ 2 साल पहले लव की अरेंज मैरिज, जिसमें एक एंसेंबल कास्ट था, अनु कपूर जी, सुप्रिया पाठक जी, राजपाल यादव, सनी सिंह, अवनीत कौर, ये सारे हमने 40 डेज में ओरछा और भोपाल में लव सेकंड फिल्म की है, लव की अरेंज मैरिज. तो इसमें असिस्टेंट थे या एसोसिएट एंड सेकंड यूनिट. सो you're swinging between associate director and fight के साथ भी, मतलब डैड के साथ तो है, के साथ में. and you must be learning a lot of things with your dad. Absolutely. Because he is a genuinely gem of a person. I must tell you, because I've never met. तेरे से तो मुलाकात होती रहती थी, उनके साथ नहीं हुई थी. जी. बट अभी फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो डैड के साथ भी और दूसरे? अभी हम जो शूट करने वाले हैं वो है प्रकाश जी की जनादेश, जिसका एक 6-8 दिन का शेड्यूल है. और साथ ही में अभी हम अनदेखी सीजन 4 कर रहे हैं, बिकॉज हमने तनाव सीजन 2 किया था एप्लॉस के लिए. तो वो देख के उन्होंने, बिकॉज अर्लियर इट हैड अ फॉरेन फाइट डायरेक्टर, तो बिफोर द शूटिंग ओनली सुधीर जी और उसका बना नहीं मीटिंग्स वगैरह में. And a very good friend of mine, हर्ष छाया, पापा जी. जी पापा जी कैरेक्टर, राइट. या उनके साथ हमने अभी 2 सीक्वेंस शूट भी किए हैं. ग्रेट एक्टर. जी अभी करने वाले हैं, अभी आउटडोर भी है उनका इसी महीने में. तो वैसा चल रहा है. कुछ पैकेजिंग चल रही है, कुछ आपकी कोई कहानी है जो पिचिंग वगैरह कर रहे हो आप? मेरी एक कहानी है. एक्चुअली ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ सड़क 2, जस्ट बिफोर कोविड, आई हैड मेट भट्ट साहब. बचपन में तो मिला था, लेकिन ऑन सेट काम करते हुए, तो भट्ट साहब को पता था कि मैंने विक्रम सर के लिए प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट की है. तो ही टोल्ड मी टेक्निकली यू आर साउंड, बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग. व्हाट आई टोल्ड सूरज, मैंने सर हु सूरज, बोले सूरज बढ़ जाते हैं, बोले स्टार्ट राइटिंग. बिकॉज विक्रम सर के पास क्या है, डायरेक्टर्स है, कहानी वो लिखते हैं. तो रेडीमेड हमको चाहे कृष्णा रहे, मैं रहूँ, अनुपम रहे, सिद्धांत रहे, कोई भी रहे, तो हमें सीन आ जाते थे, हमें शूट करना है.
ठीक है। तो राइटिंग का टेंशन नहीं था हमें, उनकी एक टीम ऑफ राइटर्स थी, वो खुद उसको हेड करते थे वो चीज़ों क्रिएटिवली, तो वो हमको सीन्स भेजते थे, वो साइड ऑफ थिंग्स हमने। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया ड्यूरिंग कोविड ये वो, एंड आई केम अप विद अ स्टोरी, नॉट एक्शन, इमोशनल स्टोरी, ओके। एंड द फर्स्ट पर्सन हुम आई नरेटेड वाज आफ्टर मेकिंग द एंटायर, मतलब कुछ टाइम लेके डर डर के सुना है, वो मेरे फादर को सुनाया। क्या रिएक्शन था उनका? ही लाइक्ड Liked इट, it? और वो उनका ऐसा है, वो झूठ नहीं, मतलब ना वो बोलते ना मैं बोलता हूँ, और कुछ गलती होंगी तो ही से ऑन द स्पॉट। तो ही लाइक द स्टोरी, एंड वो कॉन्फिडेंस जो मेरे को नरेशन, फर्स्ट टाइम मैं किसी को स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, तो वो जो उनका रिएक्शन मिला, वो दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस टू गो आउटसाइड एंड नरेट अदर पीपल ऑल्सो। माइंड ब्लोइंग। Yeah, बस yeah. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो। Thank you. और डैड से तो मुलाकात हुई आज, उसी चक्कर में तेरे से भी मुलाकात हुई, एंड आई विश यू ऑल द वेरी थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू विनीत भाई। बहुत अच्छे से मन लगा के, यू नो, इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, Yes, एंड आई नो यू आर अ absolutely. टैलेंटेड गाय एंड यू विल मेक इट। Thank you, thank विश you यू so ऑल much. द Thank you वेरी for your बेस्ट, blessings. Thank you. एंड थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर for having कमिंग। me. Thank you, और thank डैड you. के साथ तो बहुत सारी बातचीत की है, वो एपिसोड में तेरे को सस्पेंस दिखाई जी देगा। जरूर देखूंगा जी। ठीक है, जी, चलो, वेटिंग फॉर इट। थैंक यू, see you bro, बाय बाय, see you. थैंक यू। इतना मज़ा आया है उनके साथ बातचीत करने का। हालांकि मैं कहीं इंटरव्यूज़ देता नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका कांटेक्ट हुआ मेरे साथ में। उन्होंने कहा कि विनीत को आपका इंटरव्यू करना है, तो मतलब पहले वर्ड में ही मैंने हाँ बोल दिया उनको कि मैं ये शो देखता हूँ फ्राइडे टॉकीज, जब भी ये आता है यूट्यूब पे, तो मेरा फेवरेट है। तो मैंने बोला यार, ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया कि विनीत के साथ बैठ के बात करने का, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि फ्राइडे टॉकीज ऐसे ही इंटरव्यूज़ अच्छे करते रहे, क्योंकि कोई कंट्रोवर्शियल इसमें कुछ बातें नहीं होती हैं। जो आपके ज़िंदगी में जो हुआ है उसी को ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आपने कैसे, मतलब इंडस्ट्री में आपने कैसे आए हैं, कैसे काम किया है, कैसे आपको सक्सेस मिला है। तो सक्सेस में मैं चाहूँगा कि बोलूँ कि मैं सब लोगों का हाथ होता है, पूरी टीम वर्क होती है। एंड थैंक यू फॉर, मतलब फ्राइडे टॉकीज में मुझे मेरा इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र अब्बास अली मोगल जी के साथ। इनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि मेहनत और जुनून से आप कभी भी किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं, चाहे शुरुआत छोटी हो या चुनौतियां कितनी भी बड़ी। अगर दिल में दम है तो मंजिल दूर नहीं है। अब्बास भाई ने हमें ये दिखाया कि एक्शन सिर्फ स्टंट नहीं, बल्कि कहानी कहने का सबसे ताकतवर जरिया है, और उनकी ये विरासत आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में हमें बताइए कि अब्बास जी की कौन सी फिल्म या एक्शन सीन आपको सबसे ज्यादा यादगार लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए मेहमान के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर।